कहानी के स्टार्टिंग में हम एक सीन को देखते हैं जहां कुछ क्रिमिनल्स एक मोटे क्लाइंट के लिए इलीगल ड्रग्स लाने जा रहे हैं और पूरा ट्रिप बहुत ही लंबा खींच जाता है। तो ये मोटा आदमी जो असल में पुलिस का एक सीक्रेट एजेंट है बोलता है भाई थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन बेचारे इन ड्रग डीलरों को ये नहीं पता होता कि उनका कस्टमर असल में पुलिस को उनका लोकेशन भेज चुका है। उस मोटे क्लाइंट ने असल में पुलिस को जीपीएस सिग्नल्स भेज दिया था और पुलिस ने हमारे मेन कैरेक्टर यानी लिंजी को उस लोकेशन पर टारगेट करने का ऑर्डर दे दिया। उसने भी फॉर्मर की इंफॉर्मेशन ट्रेस कर ली थी और एक्शन लेने के लिए रेडी था, लेकिन तभी क्रिमिनल्स के लीडर को एक फोन कॉल आता है और अब उसे समझ आ गया कि ये आदमी असली कस्टमर नहीं है। तो उसने बिना टाइम वेस्ट किए इन्फॉर्मर पे अटैक कर देता है और सीधा उसे एक मुक्का मारकर नीचे जमीन पे गिरा देता है और इसके बाद वो अपनी गन निकालता है ताकि वो एजेंट को मौके पे ही ठिकाने लगा सके। पर तभी पुलिस ने बहुत ही जल्दी रिएक्ट किया, पर वो कंफ्यूज थे कि उनका इन्फॉर्मर कैसे पकड़ा गया। फिर लिंजी ने भी गैंग के लीडर को दूर से हेडशॉट दे मारा और इससे बाकी गुंडे भी डर जाते हैं, लेकिन लिंजी का तो अलग ही स्वैग था। उसने तो एक को झाड़ी के पीछे घुसते ही पट से हेडशॉट मार दिया और गोली सीधा पेड़ पार करके उसके सिर में जाके लगी और इसके बाद सिर्फ गैंग लीडर बचा था जिसने पुलिस एजेंट को पकड़ लिया और उसे ह्यूमन शील्ड बना लिया। तभी पुलिस टीम की स्क्रीन पे अचानक एजेंट का सिग्नल गायब हो गया और पूरा प्लान यहाँ पे चौपट हो गया। इसके बाद लिंजी इन्फॉर्मर के सिग्नल की लास्ट लोकेशन पे पहुंचा। कैप्टन वोंग और पूरी टीम भी बाद में वहाँ पर आ गई। इसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि इन्फॉर्मर ने एक पंखा उस दिशा में रख दिया था जहाँ क्रिमिनल्स भागे हो सकते थे। इसके बाद कैप्टन वोंग एक बूढ़े जंगल के गार्ड से पूछताछ करता है और वो कहता है भाई ये क्रिमिनल्स कहीं इस दलदल में तो नहीं छुपे। लेकिन बूढ़ा सीधा बोलता है भाई यहाँ हर साल कोई न कोई मरा हुआ मिलता है और लोग तो इस एरिया के पास भी नहीं आते। असल में इसे आदमखोर दलदल कहते हैं। पर पूरी टीम को भूत प्रेत वाली बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और इसके बाद उन्होंने अपनी रेंजर की एडवाइस मानी और बताया कि वे अपने जॉब की वजह से पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने साथ आने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, तुम जा सकते हो। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन्हें समझा के वहाँ से चला गया। तभी लिंजी को अचानक एक अजीब विजन दिखता है और उसके साथी पूछते हैं भाई तू ठीक है ना, और वो टाल देता है कि कुछ नहीं, बस कुछ आंखों में चला गया था। तभी जब वो आगे बढ़ते हैं तो झरने के पीछे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। तभी कैप्टन वोंग बोलता है सब लोग अपना लोड हल्का करो, अब असली मिशन शुरू होने वाला है। अब इसके बाद वो जैसे ही अंदर घुसते हैं उन्हें रास्ते में एक सूखा हुआ इंसानी कंकाल मिलता है जो कि प्रेयर वाली पोजीशन में बैठा हुआ होता है। अब माहौल पहले से भी डरावना हो चुका था, लेकिन असली मजा तब आया जब लिंजी ने अपने गॉगल्स हटाए और पूरी गुफा अचानक से चमकने लगी। कई ह्यूमंस लाइव फेसेस दिखने लगे, ग्राउंड अचानक से क्रैक होने लगा। तभी लिंजी के सामने एक डेविल फेस वाली स्टैचू अपीयर हुई और उसने उसे टच किया, जबकि बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसके बाद जब उसने स्टैचू की आंख को टच किया तो अनएक्सपेक्टेडली पूरा केव ही हिल गया और फिर एक डोर ओपन हो गया और ये था क्रिमिनल्स का एक सीक्रेट गोदाम। लेकिन जब टीम ने क्रेट्स खोलकर चेक किया तो सबके होश उड़ गए, एकदम खाली। तभी अंडरकवर एजेंट वहाँ पे भागते हुए आया और चिल्लाया भागो यहाँ से, जल्दी भागो, यहाँ एक मॉन्स्टर है। और ये सुनकर गैंग लीडर जो वैसे तो बहुत तेज बन रहा था बिना वक्त गवाए अपना हथियार फेंक कर बोला मुझे प्लीज मुझे पकड़ लो, लेकिन मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकालो। अब सभी कंफ्यूज थे। तभी दरवाजा धड़ाम से बजा। तभी मोटू ने गुस्से में आकर बोला कि इस बेवकूफ ने माल छिपाने के लिए इस भूतिया जगह को ही क्यों चुनी। तभी कैप्टन वोंग ने बदमाश से पूछा कि क्या कोई रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन तभी उसने सीधा बोल दिया हम सब मरने वाले हैं, अंदर जो चीज है ये किसी को नहीं छोड़ेगी। अब कैप्टन वोंग ने ठान लिया कि उसे अंदर जाकर देखना ही होगा, लेकिन उस मोटू ने झट से अपने हाथ खड़े कर दिए भाई मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने वाला। पर उसे ही अंदर का सीन अच्छी तरह से पता था, इसलिए कैप्टन वोंग को उसकी जरूरत थी। इसलिए कैप्टन वोंग ने उसे याद दिलाया कि तुम टीम में हो, तुम्हारा फर्ज बनता है। तभी लिंजी ने उसे एक गन पकड़ाई और पूरी टीम अंदर घुस गई। इसके बाद जब वो बैक एग्जिट के पास पहुँचे तो गैंग लीडर ने उनके लिए दरवाजा खोला और बोला तुम लोग जैसे भी करके मुझे जिंदा यहाँ से बाहर निकालो। तभी कैप्टन वोंग ने सबको अलर्ट रहने को कहा। तभी लिंजी ने मोटू से पूछा कि जंगल में जब तेरे सिर पे बंदूक रखी थी तब तू इतना नहीं डरा, फिर अब क्यों मोटू? तभी उसने जवाब दिया भाई इंसान से तो नेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन ये जो भी है
इससे नहीं। तभी अंधेरे से कुछ आवाज आई और 2 सोल्जर्स पर कुछ अचानक से टूट पड़ा और वो दोनों सोल्जर अचानक से गायब हो गए। इसके बाद पूरी टीम ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन मॉन्स्टर पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। तभी लिंजी और एक और सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी उन्हें एक डेड वॉरियर की बॉडी मिली, पर वो कोई मॉन्स्टर नहीं था। लेकिन तभी अंधेरे में कुछ हिला और एक मॉन्स्टर अचानक से कूदकर लिंजी पर झपट पड़ा, लेकिन उसने झटके में खुद को छुड़ा लिया और उसकी गन दूर जाकर गिरी। तभी उसका साथी पीछे हटने की बजाय वहीं खड़ा होकर फायर करता रहा, पर नतीजा ये रहा कि बेचारे को मॉन्स्टर ने कच्चा ही चबा लिया। इसके बाद लिंजी ने अपनी गन उठाई और पूरी मैगजीन उस पर खाली कर दी, लेकिन भाई उस जानवर पर इसका कोई भी असर नहीं था, जैसे मानो कि वो बुलेट प्रूफ हो। फिर उसने सीधा ही उसके सर पे टारगेट किया और लगातार फायर करता रहा। इसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ मॉन्स्टर की खोपड़ी में छेद हो गया और वो बहुत सारे ब्लैक बॉल्स में बिखर गया। लेकिन जैसे ही टीम को लगा कि सब खत्म हो गया, वो बॉल्स अचानक एक जगह इकट्ठा होने लगी और फिर अगले ही पल दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मॉन्स्टर अंधेरे से बाहर आ गए। इसके बाद फिर वो वुडन ब्रिज पर भागे और पीछे से आते हुए लिंजी ने जल्दी से ब्रिज के एक साइड को शूट किया ताकि वो गिर जाए और मॉन्स्टर खत्म हो जाए। लेकिन मॉन्स्टर फिर से वॉल्स पर चढ़कर उनका पीछा करने लगे। तभी एक क्रिएचर ब्रिज के नीचे से रेंगता हुआ आया और तभी उस मोटे के पैर को पकड़ लिया, पर लिंजी ने उसे पकड़ रखा और फिर क्रिएचर पर फायर किया ताकि वो उसे छुड़ा ले। और जैसे ही क्रिएचर लिंजी पर जंप करने वाला था, नीचे से कैप्टन वोंग ने उसके लिए सपोर्टिव गन फायर कर दी। लिंजी ने बिना सोचे समझे ही गोली चलाई और पूरा पुल धड़ाम से नीचे टूटकर गिर गया और इसके बाद मोटू हवा में उड़ता हुआ रस्सियों से लटक गया। भाई मुझे बचा लो। इसके बाद दोनों ने रस्सियों का सहारा लिया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जैसे ही वो चट्टानों से टकराने वाले थे, लिंजी ने मोटू को कसकर पकड़ लिया और उसे नीचे उतरने में उसकी मदद करी। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। पूरा ग्रुप एक कोने में फंस चुका था और वो पूरी मॉन्स्टर गैंग उन्हें चारों तरफ से घेर रही थी। तभी अचानक सामने वाले टावर से तेज रोशनी निकली और वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उन लोगों के लिए वह आसमान से टपका कोई दूध से कम नहीं था। और इसके बाद वो स्टाइल मारते हुए बोला, मैंने पहले से ही वार्न किया था, पर तुम लोगों को तो मानना ही नहीं था। पर तभी गैंग लीडर को झट से याद आया कि यह वही बूढ़ा था जिसने उसे यहाँ माल छिपाने के लिए कहा था। और सिर्फ यही नहीं, यही वो बूढ़ा आदमी था जिसने गैंग लीडर को बताया था कि मोटू असल में पुलिस का जासूस यानी अंडर कवर एजेंट है। असल में ये बुढ़ा बहुत ही डेंजरस था। वो ड्रग डीलरों को यहाँ पे बुलाकर मॉन्स्टर के हवाले कर देता था ताकि समाज से गंदगी साफ हो जाए। लेकिन कैप्टन वोंग की टीम ने आकर सारा प्लान चौपट कर दिया। कैप्टन वोंग ने गुस्से से पूछा कि तू आखिर है कौन? अच्छा भूल गया बेटा कि मैं कौन हूँ। तभी उस बूढ़े ने अचानक से धुआं छोड़ा और चारों तरफ धुंध उठने लगी और जैसे ही वह धुआं हटा, बूढ़ा अपने असली अवतार में आ गया, जो था एक पावरफुल सॉर्सरर। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि जो कोई भी उसके असली रूप को देखता था वह जिंदा नहीं बचता था। इसके बाद सॉर्सरर्स ने अपना हाथ उठाया और पूरी मॉन्स्टर की टीम उन आर्मी की टीम पे झपट पड़ी। लेकिन तभी लिंजी ने एक झटके में अपनी ब्लड निकाली और पहले ही वॉर में एक मॉन्स्टर को काट डाला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में एक बहुत ही मिस्टीरियस ब्लेड जो किसी आम हथियार जैसी नहीं लग रही थी। लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना ही उन मॉन्स्टर पे हमला कर दिया और पूरी टीम ही एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ने लग पड़ी। इसके बाद देखते ही देखते मॉन्स्टर की फौज पीछे हटने लगी और वह बूढ़ा सॉर्सरर हैरान था कि यह लड़का आखिरकार है कौन। उसे लगा कि यह लड़का शायद नगो मून का आदमी है। इसके बाद लिंजी कंफ्यूज हो गया कि लगो मून कौन। तभी बूढ़े ने जवाब दिया कि जिसका ब्लेड तेरे हाथ में है वही नंगोमियन। लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और इसके बाद उस सॉर्सरस ने अपने दोनों हाथ उठाए और उसने उन्हें डुबाने के लिए 2 वाटर कॉलम समन किए। लेकिन जैसे ही उसकी काली मैजिक एक्टिवेट हुई, एकदम पलक झपकते ही कोई इनविजिबल बैरियर बना और उसके जादू को रोक दिया। तभी अचानक छत से एक आदमी नीचे कूदा, एकदम सुपर हीरो स्टाइल में। यह देखकर बूढ़ा शॉक हो गया। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो खुद नंगोमियन है। इसके बाद नंगोमियन नीचे उतरा, अपनी ब्लेड घुमाई और एक स्लाइड मारी और कहा, अबे ओ बूढ़े, बहुत हिम्मती है तू जो तू मेरा नाम इतनी आसानी से ले रहा है। फिर इसके बाद उसने बूढ़े को घूरा और बोला, तेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, खुद मर जा या फिर मुझे मार। तभी बूढ़े ने बहुत ही घमंडी अंदाज
अंदाज में कहा अच्छा तू सोचता है मैं बस यूं ही बैठा रहा इतने सालों से मैंने भी जादू सीख लिया है। फिर उसने जमीन पर वार किया और देखते ही देखते चट्टानों की एक पूरी फौज हवा में उठने लगी और उसी वक्त गैंग लीडर ऊपर से गिरता हुआ धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा और वहीं पे खत्म हो गया। मोटू और कैप्टन वोंग भी हवा में उठने लगे, लेकिन गोमियन ने एक झटके में अपना हाथ हिलाया और सारी चट्टानें टूटकर नीचे बिखर गई। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। तभी उस बूढ़े सॉर्सरर ने एक जोरदार अटैक किया, लेकिन नुंगुमियन ने सिर्फ एक कदम पीछे हटकर ही वॉर को जाने दिया और उसका जादुई हथियार हवा में उछाल दिया। अब गन सीधे बूढ़े के सर पे थी। बूढ़े ने कांपते हुए कहा प्लीज मुझे मत मारो। हाँ मैंने गलती की थी, बहुत साल पहले मैंने तेरा जादुई पोशन चुराया था। लेकिन नंगुमियन के चेहरे पे कोई भी दया नहीं थी। तभी बूढ़े ने बोला अगर तूने मुझे मार दिया तो तुझे कभी पता नहीं लगेगा कि तेरा पोषण की दूसरी आधी गोली कहाँ गई। तभी नंगुमियन रुका और आंखें सिकुड़ते हुए बोला कौन है वो दूसरा इंसान? मेरा पोता। इसके बाद नंगुमियन ने लिंजी की तरफ देखा और कहा गन उठाओ और इसे खत्म करो। अब बुढ़े की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने बोला तूने वादा किया था कि तू नहीं मारेगा। तभी नंगुमियन हल्के से मुस्कुराया और बोला मैंने कब कहा कि मैं तुझे मारूंगा, पर इससे पहले कि कोई इसका कुछ बिगाड़ पाता उससे पहले ही ये सीधा कूद पड़ा। इसके बाद वह तेजी से आगे बढ़ा और लिंजी से चाकू छीना और कैप्टन वोंग के पैर पे अटैक किया। फिर उसे यूज करके नंगुमियन को थ्रेटन करने लगा, लेकिन नंगुमियन भी कोई नौसिखिया नहीं था। उसने एकदम ठंडे दिमाग से पूछा चो तुझे याद भी है असल में ये चाकू किसका है? और इतना सुनते ही नंगुमियन ने एक झटके में उस बूढ़े इंसान को धक्का मारकर दूर फेंक दिया और खुद बंदूक उठाकर लिंजी को दे दी और कहा ले काम खत्म कर। लेकिन लिंजी थोड़ा झिझक रहा था। इतने में वह बूढ़ा फिर से उठकर हमला करने लगा तो उसे मजबूरन में ही गोली चलानी पड़ी। इसके बाद नंगुमियन आगे बढ़ा और उसी चाकू से उस टावर को ढा दिया जो वो बूढ़ा सॉर्सरर खड़ा कर रहा था। और जैसे ही वह टावर गिरा सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नंगुमियन के हाथों में एक सोने की खोपड़ी थी। तभी अचानक वो ओल्ड सॉर्सरर जैसे ही कुछ बड़बड़ाया उसकी आत्मा उड़कर लिंजी के अंदर समा गई और बेचारा लिंजी वहीं पे बेहोश हो गया। इसके बाद लिंजी को लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहा है। तभी एक प्लेन आया सबको लेने के लिए। फिर देखा कि मिस्टर मैप उसे अपनी पीठ पर लादकर गुफा के बाहर ले जा रहा था। उसे सपने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसे कोई एंशिएंट सील में बंद कर दिया गया था। अब जब उसे होश आया तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पे पाया और उसके सामने टेबल पे वही चाकू था। उसके बाद उसने उसे उठाया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे किसी की आहट आई तो बिना कुछ सोचे समझे चाकू लेकर आगे बढ़ा, लेकिन निकला कौन? मिस्टर मैप, जो बस कुछ ढूंढ रहा था। तभी मिस्टर मैप ने बोला अबे शांत हो जा तू तो 3 दिन से कोमा में पड़ा था। तभी लिंजी ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस मोटे ने बोला भाई मैं खुद इसे 3 दिन से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, साला दरवाजा है कि खुलता ही नहीं। दोनों ने झट से किनारे होकर छिपने की कोशिश की और लिंजी ने झट से हमला कर दिया, लेकिन सामने एक लड़की थी और वो भी किसी से कम नहीं थी। उसने उसकी चाकू छीनकर उसी पे पलटवार कर दिया। इसके बाद लिंजी ने जल्दी से पर्दा खींचकर आंखों पर डालने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने झट से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने ताना मारा एक स्पेशल फोर्स का बंदा और चाकू तक भी नहीं संभाल सकता। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और लड़की से बोला अरे बावली इतना गुस्सा मत हो, चाकू लौटा दे। इस आदमी का नाम था वान मिन्हे। उसने बताया कि उन्हें यहाँ सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए रखा गया था और मिस्टर मैप को ये सब बकवास लग रहा था और वो यहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। और असल में इस लड़की का नाम बायलू था। बायलू ने उनसे कहा कि यह रेगुलेटरी एजेंसी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कभी भी आया या जा सके। इसके बाद वानमिन ने उनसे कहा कि वह उसे फॉलो करे, क्योंकि एजेंसी का हेड उनका वेट कर रहा था। उसने रास्ते में बताया कि यह रेगुलेटरी एजेंसी ऐसे केसेस हैंडल करती है जो कॉमन लोग सुलझा नहीं सकते, जैसे कि वो वाटर पॉन्ड वाला इंसिडेंट। इसके
इसके बाद वॉनमिन ने उन्हें एक पहाड़ के विला पे ले गया और अंदर जाते ही वॉनमिन ने उन्हें फौरन डायरेक्टर के ऑफिस में ले गया। मिस्टर मैप को लगा कि डायरेक्टर काफी इम्प्रेसिव है कि उसके पास ऐसा शेफ है, लेकिन वॉनमिन ने साफ कह दिया, नहीं, यह तो हमारी बॉस गावलियन है। गावलियन ने दोनों को खाना खिलाया और फिर उनको झटका दे दिया। अब से तुम दोनों हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हो। इसके बाद वॉनमिन ने कहा, सर इन दोनों को मेरी टीम में डाल दो, क्योंकि हमेशा बेस्ट लोग सेकंड डिवीजन वाले ही ले जाते हैं। लेकिन गावलियन ने हंसकर कहा, अरे भाई अभी तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया, इतनी जल्दी क्या है। और तभी मिस्टर मैप ने सीधा मना कर दिया, अरे अरे रुको रुको भाई, मैं इन सब काम के लिए नहीं बना। और लिंजी को भी लगा कि वह आर्मी में ही ठीक था और इस काम में फंसने का कोई भी फायदा नहीं। गावलियन भी कोई जबरदस्ती के मूड में नहीं था और उसने कहा, कोई बात नहीं, ये काम दिल से करना पड़ता है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। अब दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था वापस लौटने का, लेकिन उनके नाम पहले ही डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट में फाइनल हो चुके थे। हाँ, ये और बात थी कि उन्होंने खुद सिग्नेचर नहीं किए थे, लेकिन मिस्टर मैप ने लिंजी को सीधा बता दिया, भाई बॉस ने तो यार पहले ही तुम्हारे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब या तो पुलिस की नौकरी करो या किसी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, क्यों ना यही जॉब कर लिया जाए। फिर मिस्टर मैप ने कहा, यार ये जॉब तो काफी मुश्किल लग रही है। तभी कमांडर गावलियन ने स्माइल की और कहा, हाँ ये काम मुश्किल है, लेकिन सैलरी और फायदे भी तुम्हारी पुरानी जॉब से कई गुना ज्यादा है। बस फिर और क्या, दोनों ने बिना देर किए जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वान मिन्हा उन दोनों को अपने ऑफिस ले गया और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यह जॉब उनकी पूरी लाइफ का हिस्सा थी। अगर एक बार अंदर घुसे तो बाहर निकलने का कोई भी चांस नहीं था। इसके बाद वान मिन्हा उन्हें विला के नीचे ले गया और जो उन्होंने देखा वह किसी सीक्रेट एजेंसी के हेडक्वार्टर से कम नहीं था। तभी वान मिन्हा ने बोला, पूरा अंडरग्राउंड बेस, यह है तुम्हारा नया ऑफिस। अब जब वो दोनों अंदर कदम रख ही रहे थे तभी उनकी मुलाकात हुई बोकवान से, जो कि एक टॉयलेट को रिपेयर कर रहा था और ये दोनों देखकर बहुत हैरान हो गए और पूरे ऑफिस में मैस फैला हुआ था। वान मिन्हा ने ये देखकर बोला, बाकी लोग कहाँ हैं? तभी बुकवान ने बोला, भाई सभी को सेकंड डिवीजन वालों ने उधार ले लिया। इसके बाद वान मिन्हा का दिमाग सटक गया और वो बोला, अबे मैंने तो ऑर्डर भी नहीं दिया और उधर के लोग मेरे बंदे को उठा ले गए। तभी इतनी देर में बायलू अटप की और उसने बोला, अरे यार ये सब छोड़ो, सबसे पहले इन्हें ले जाओ और इक्विपमेंट दो। अब बायलू उन्हें दूसरे ऑफिस में ले गई, जहाँ पे एक हेड ने उन्हें एक खास गैजेट दिया, एक हाई टेक स्मार्ट रिस्ट बैंड। और ये सिर्फ एक आइडेंटिटी ब्रेसलेट नहीं है, ये वॉकी टॉकी, जीपीएस ट्रैकर और आपकी लाइफ साइंस डिटेक्टर भी है। अगर तुम किसी भी वक्त मुसीबत में फंसो तो डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। गाइस ये एनीमे थोड़ा मिस्टर बॉन्ड की तरह नहीं लग रहा? इसके बाद बायलू ने उन दोनों को हथियार दिए और कहा, ये रही तुम्हारी गन्स और बैटन। अगर तुम 3 महीने के ट्रायल पीरियड में पास हो गए तो ऑफिशियल मेंबर बन जाओगे और मैं तुम्हारी सुपरवाइजर रहूंगी। दूसरी तरफ उधर कमांडर की मुलाकात हुई नंगुमियन से और उसने पूछा, कमांडर तुमने उस मोटू को क्यों रख लिया? बस लिंजी को ही रख लेते। गावलियन ने कहा, मैं लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ और वैसे भी लिंजी के अंदर उस सॉर्सरर की पावर समा गई है और आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। नंगुमियन ने कहा, कोई बात नहीं, अगर कुछ भी होता है तो मैं उसे हैंडल कर लूंगा। इसके बाद नंगुमियन ने कमांडर को 2 एंशिएंट स्क्रॉल्स दिखाए जो उसने खोजे थे और दोनों स्क्रॉल्स एक जैसे थे और उन 2 एंशिएंट किंगडम से जुड़े थे जो एक रेगिस्तान में गायब हो चुके थे। दूसरी तरफ बायलू दोनों को लाइब्रेरी ले गई और सीधा ऑर्डर दिया, यहाँ जितने भी किताबें हैं सब पढ़ डालो, एग्जाम होगा तुम लोगों का। तभी मिस्टर मैप यानी उस मोटू ने झट से प्लान बनाया और कहा, यार लिंजी तू पढ़ और एग्जाम में मेरे लिए भी तू ही लिख देना। पर तभी लिंजी उसे बोलता है, अरे भाई मैं सीधा स्कूल से आर्मी में आ गया था और ये सब तो मेरे दिमाग में घुसने से रहा। तभी बायलू ने उन्हें वार्न किया कि बेवकूफों पढ़ लो, इससे तुम्हारे काम में और आसानी होगी। और हाँ एक बात और जान लो कि तुम्हारी टीम रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की फर्स्ट यूनिट में है। फिर उसने कहा, पहले हमारे डिपार्टमेंट सबसे तगड़ा हुआ करता था, लेकिन जब से गद्दार ने धोखा दिया हमारी पावर कम होती गई। अब सारी चमक धमक सेकंड डिवीजन वालों के पास है। तभी बायलू ने दोनों को अंदर ले जाते हुए समझाया। तभी लिंजी ने पूछा, वो गद्दार कौन था? तभी बायलू ने सीरियस टोन में कहा, उसका नाम सिर्फ डिपार्टमेंट हेड को ही पता है। और इसके बाद उसने बाकी डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि 3rd डिवीजन वाले लोग हमेशा इंटरनेशनल मिशन में बिजी रहते हैं, इसलिए वो रेयरली यहाँ पे दिखते हैं और 4th डिवीजन
वाले लोग सर्वे और इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स हैं और 5th डिवीजन यानी कि बायलू का डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और आखिरी 6th डिवीजन वाले लोग ऐसे काम करते हैं जो बाकी कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन बायलू ने उन्हें एक सख्त हिदायत दी कि 6ठे डिवीजन के बॉस से कभी भी पंगा मत लेना। अब जैसे ही वो अंदर पहुँचे एक ग्रुप तेजी से पास से गुजरा, तभी बायलू ने धीरे से कहा, ये रहे 2nd डिवीजन वाले। और बीच में जो शख्स था वो था खाऊ बटलाऊ, जो कि 2nd डिवीजन का एक हेड था। अब वानमिन ने उसे देखते ही अपना चेहरा अजीब सा बना लिया, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी बायलू ने उन्हें बताया कि इस मिशन में 1st और 2nd डिवीजन को मिलकर काम करना होगा, लेकिन इन दोनों के बॉस एक दूसरे को झेल नहीं पाते। तभी खाऊ बटलाऊ ने एक ताना मारा कि मैंने तेरे लोगों को उधार लिया तो क्या गलत किया। तुम लोग वैसे भी पिछले 7 सालों से ढंग का कोई केस नहीं हल कर पाए और उस गद्दारी वाले इंसिडेंट के बाद तो तुम्हारी यूनिट की इमेज भी गिर चुकी है। फिर उसने सीधा वानमिन से कहा, तू क्यों नहीं रिजाइन कर देता। 2nd डिवीजन अब पूरे डिपार्टमेंट का सेंटर बन गया है और सुनने में आ रहा है कि अगर डिपार्टमेंट हेड रिटायर हुआ तो अगला बॉस मैं ही बनूंगा। अब ये सब बातें मिस्टर मैप को अच्छा नहीं लग रहा था और वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी वानमिन ने उसे रोक लिया, पर वो असल में वहाँ से भाग रहा था। तभी वानमिन ने कहा, अबे तू भाग मत, अगर मेरा स्टाफ ही भागेगा तो मैं दूसरों को क्या जवाब दूंगा। डिपार्टमेंट के हेड ने दोनों टीमों को ब्रीफ किया, इस बार तुम्हें एक प्राचीन खंडहर की जांच करनी होगी जो एक रेगिस्तान के नीचे मौजूद है और ये किसी खोए हुए साम्राज्य से जुड़ा हुआ बताया जाता है। 5 लोगों की आर्कियोलॉजी टीम पहले ही अंदर गई थी, लेकिन बदकिस्मती से फिर वो वापस कभी नहीं लौटी और फिर एक रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन वह भी गायब हो गई और इसलिए अब तुम लोग वहाँ जा रहे हो। इसके बाद वानमिन ने खाऊ बटलाऊ को पहले ही आगाह कर दिया, मेरे लोगों को बेवजह हुक्म मत देना। इसके बाद मिस्टर मैप ने बुकवान से पूछा, ये दोनों हेड्स एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। अब बुकवान कुछ बोलने ही वाला था कि हेलीकॉप्टर झटके से चल पड़ा। वो तो बेचारा पहले ही ऊंचाई से डरता था, इसलिए डर के मारे अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब जैसे ही टीम साइट पे पहुंची, खाऊ बटलाऊ के लोगों ने मिलिट्री स्टाइल में परेड बना ली और सबसे पहले उसने साइट के इंचार्ज को बुलाया और कड़क आवाज में कहा, अपने सारे लोगों को यहाँ से दूर कर दो, हम प्रोफेशनल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ वानमिन ने पूरे प्रोफेशनल अंदाज में सबसे हाथ मिलाकर ग्रीटिंग्स कर रहा था और नंगुमियन भी वहीं आसपास था जो पूरे सिचुएशन का मुआयना कर रहा था। और जल्द ही टीम को आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के छोड़े गए नोट्स मिले, जिससे खंडहर के स्ट्रक्चर का अंदाजा लग गया। और इसके बाद खाऊ बटलाऊ ने बायलू को ऑर्डर दिया कि ऊपर की स्लाइड को संभालो और नीचे किसी को भी आने मत देना, और अगर मैं सुबह तक वापस न लौटूं तो बची हुई टीम का इंचार्ज वानमिन होगा। और इसके बाद वानमिन ने बायलू को बुलाकर सिग्नल सेट करने के लिए कहा ताकि बॉस खाऊ बटलाऊ कहीं नीचे न दब जाए। इसके बाद रात में मिस्टर मैप ने लिंजी से पूछा, सुन यार, 2nd डिवीजन से अभी तक कोई न्यूज क्यों नहीं आई। तभी लिंजी ने उसे कहा, उनका बॉस बेकार नहीं है, वह अपनी जान बचाने में उस्ताद है, टेंशन मत लो। लेकिन मिस्टर मैप को फिर भी डाउट था, आखिर दोनों ने साथ में कई एडवेंचर किए थे। उसने सोचा, क्या अब हमारी जिंदगी का नया नॉर्मल है, लेकिन फिर सोचने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए दोनों सो गए। आधी रात को लिंजी ने देखा कि पास से बकरियों का एक गुट गुजर रहा था। वह पागल हो गया और एक बकरी के पीछे चला गया और मिस्टर मैप ने जब देखा कि लिंजी गायब है तो झट से जैकेट पहनकर उसका पीछा किया। बायलू को भी दोनों की हरकतें सस्पिशियस लगी, इसलिए वह भी पीछे आ गई। तभी मिस्टर मैप ने पूछा, अबे इतनी रात को तू कहाँ घूम रहा है। तभी लिंजी ने बोला, भाई मैंने बकरी देखी थी। तभी मिस्टर मैप ने आंखें घुमाई, अबे सहारा के रेगिस्तान में बकरी, मजाक कर रहा है क्या। लेकिन जब लिंजी ने वापस से अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी बकरी नहीं थी और उसने कहा, शायद मैं इमेजिन कर रहा था। अब जैसे ही दोनों वापस जाने लगे, अचानक उनका पैर रेत में घुसने लगा। लिंजी ने एक चट्टान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटकर नीचे गिर पड़ा और गिरते हुए उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वो लकी था कि वो उससे बच गया। तभी उसने देखा कि उसके बगल में एक बकरी की कंकाल पड़ी हुई थी और घबराकर वो मिस्टर मैप की तरफ भागा जो खुद बेहोश पड़ा हुआ था। पहले तो वो उसे जगाने के लिए CPR देने वाला था, पर उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा, अबे उठ। इसके बाद मिस्टर मैप ने आंखें खोली और पूछा, तू ऊपर चढ़ सकता है क्या। लेकिन लिंजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये नामुमकिन है, यहाँ की मिट्टी इतनी नाजुक है कि पकड़ ही नहीं बन रही। तभी मिस्टर मैप ने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। तभी लिंजी को एहसास हुआ कि कुछ उसके सामने खड़ा है, एक मिस्टीरियस क्रिएचर। अब उसने झट से अपनी बंदूक तान दी और बोला, मिस्टर मैप हिलना मत। मिस्टर मैप चौंक गया और बोला, अबे क्या बकवास कर रहा है। तभी वो क्रिएचर झपट पड़ा, उसने लिंजी के हाथ पे काट लिया और बंदूक छीनकर उन पर ही तान दी। इसके बाद मिस्टर मैप और लिंजी एक चट्टान के पीछे छिप गए, लेकिन वो क्रिएचर बंदूक चलाना नहीं जानता था, बेचारा क्रिएचर। और अचानक उसके ऊपर से एक लकड़ी का डंडा गिरा, जिससे बंदूक जमीन पर गिर गई और गलती से कुछ गोलियां चल गई। इसके बाद वो एलियन घबराकर एक सुरंग के नीचे भाग गया। तभी बायलू वहाँ पर आ गई और बोली, यार तुम दोनों को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर उसने सुरंग की ओर देखा और कहा कि हमें देखना चाहिए ये कहाँ जाता है। अब वह जैसे ही अंदर गई, उसने नोटिस किया कि वहाँ अजीबोगरीब पत्थर थे और ये कोई आम पत्थर नहीं थे। उसने बताया कि ये सेरेमनी ऐसी थी जहाँ ये राजा किसी डार्क मैजिक में विश्वास करता था और देश के लोगों का बलिदान देता था। लेकिन किंग एक अलग रिलीजन फॉलो करता था जो गलत माना जाता था। लेकिन उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इससे गॉड्स ने पूरे देश को पनिश करके सैंड में बरी कर दिया और शायद हम उसी गायब हुए शहर में हैं। इसके बाद उसने झट से अपना मॉडलिंग टूल निकाला और एक डिजिटल मैप बनाया। लेकिन मिस्टर मैप ने बोला, यार पहले यहाँ से बाहर निकलने का जुगाड़ करो, फिर इसके बाद हम इतिहास पढ़ेंगे। लिंजी ने मिस्टर मैप को समझाया, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, वानमिन है हमारी तलाश में लोगों को जरूर भेजेगा। लेकिन तभी बायलू को कुछ अजीब लगा और उसने झट से चिल्लाया, रुको कुछ भी छूना मत। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर मैप के हाथ से गलती से एक बटन दब गया और अचानक पूरा हॉल हिलने लगा और छत के पत्थर टूटने लगे। लिंजी ने झट से दोनों को धक्का देकर गिरने से बचा लिया और अगली सुबह वानमिन है लिंजी और मिस्टर मैप को खोजने के लिए उनके टेंट तक पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और बायलू भी गायब थी और अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने फौरन अपने लोगों को चारों तरफ तलाश करने का हुक्म दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ लिंजी और मिस्टर मैप मलबे के नीचे जिंदा थे, लेकिन बायलू गुस्से से भरी बैठी थी और उसने कहा, तुम दोनों तो अभी तक सही से ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की और फिर भी इस मिशन में घुस पड़े। सच तो ये है कि तुम दोनों ही बहुत ही सिरदर्द हो। तभी इसके बाद लिंजी ने कहा, अगर हम यहाँ पे ज्यादा देर तक फंसे रहे तो ऑक्सीजन की वजह से हम सभी मारे जाएंगे और हमें यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद मिस्टर मैप ने कहा, यार अगर फिर से कुछ गड़बड़ हो गई तो अगर कुछ नहीं किया तो वैसे ही मारे जाएंगे। लिंजी ने उसे समझाया, अब कोई चारा नहीं था। तभी हम देखते हैं कि दोनों मिलकर एक भारी पत्थर हटाते हैं जिसके नीचे एक रस्सी छिपी हुई थी और लिंजी ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसे खींच दिया और अचानक फर्श के नीचे एक दरवाजा खुल गया। फिर लिंजी को रियलाइज हुआ कि ये जगह कोलैप्स होने वाली है, तो उसने दोनों को पहले जंप करने के लिए कहा और जबकि वो दरवाजे को ओपन रखने के लिए कॉर्ड पकड़े रहा। लिंजी ने बायलू और मिस्टर मैप को नीचे धकेला और खुद आखिर में कूद गया और जैसे ही वो एक ढलान से नीचे फिसले, लिंजी ने देखा कि वही मिस्टीरियस क्रिएचर, पर जैसे ही वे बाहर निकले वो अचानक से गायब हो गया। अब तीनों ने एक पाथ फॉलो किया जो सीधा किंग की टॉम जैसे दिखने वाली एक जगह तक ले गया। बायलू ने चारों ओर देखा और उसने ऑर्डर दिया, उस ताबूत को खोलो। मिस्टर मैप और लिंजी ने कोशिश की लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी बायलू खुद आगे बढ़ी और नोटिस किया कि ताबूत कांसे का बना है। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि कांसे के ताबूत में दफन होने से आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती, यानी यह राजा किसी गहरी साजिश का शिकार हुआ होगा। तभी लिंजी ने चाकू निकालते हुए कहा, चलो इसे खोलते हैं। बायलू को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया, पर फिर भी उसने ट्राई करने दिया और लिंजी ने वाकई में कॉफिन का लीड खोला और अंदर एक मम्मी जैसी लाश पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही बायलू ने देखा वो चौंक गई। ये नहीं हो सकता, इसकी शक्ल उस सभ्यता के लोगों से बिल्कुल अलग है। तभी मिस्टर मैप ने ताबूत में और झांका और अचानक नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। तभी लिंजी और बायलू ने फौरन नीचे झांका। तभी लिंजी ने पूछा, अबे तू ठीक है ना? और मिस्टर मैप ने कहा, नीचे सब कुछ अंधेरा है लेकिन यहाँ कुछ अजीब पेंटिंग्स बनी हुई है। बायलू ने भी फौरन नीचे जाने का फैसला किया, जबकि वही मिस्टीरियस क्रिएचर दूर से उन्हें घूर रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानमिन है वाकई बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। उसने फौरन बायलू को बॉस को कॉल कर दिया और खाऊ बटलाऊ का भी अब तक कोई भी पता नहीं था और लिंजी की टीम भी गायब हो गई थी। बगल में बैठा नंगोमियन ये सब सुन रहा था और जैसे ही बॉस ने कहा कि वह बड़े बॉस को रिपोर्ट करने जा रहा है तो नंगोमियन ने फाइनली कुछ करने का फैसला किया। इसी बीच लिंजी की टीम सचमुच राजा के टॉम तक पहुंच चुकी थी। वहां उन्होंने देखा कि ये सारी पेंटिंग्स कोई कहानी बयां कर रही थी
थी। इस देश के राजा की एक बेटी थी जिसे वह दिल से प्यार करता था, लेकिन ये राजकुमारी पड़ोसी देश के एक नौजवान से प्यार करती थी और राजा ने भारी मन से अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। मगर कुछ ही समय बाद उस लड़के के परिवार ने राजकुमार की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, वो अपनी सेना लेकर राजकुमारी के देश पर हमला करने भी आ गए, जिस पर राजा ने बदला लेने के लिए फॉरबिडन मैजिक यूज करके एक ब्लैक टॉर्नेडो बनाया और एनिमी को तबाह कर दिया, जिसमें वह खुद भी एनिमी के साथ तबाह हो गया। इसलिए लगता है कि ये कॉफिन उसी राजा का है और दूसरा कॉफिन उस आदमी का जिसने राजकुमारी की हत्या की थी। राजा ने नफरत से उसे उस ब्रॉन्ज के कॉफिन में दफनाया ताकि वो चैन से ना सो सके। फिर उन्होंने एक और अजीब बात नोटिस की कि पेंटिंग्स में राजा के फेस हमेशा ब्लू रहता है, लेकिन जिस पेंटिंग में वो लैम्प पकड़े प्रेयर कर रहा है उसमें कोई ब्लू कलर नहीं है और लोगों का मानना है कि राजा का ब्लू कलर किसी स्पेसिफिक रिलीजन की वजह से था। इसके बाद उन्हें राजा के कॉफिन पर एक लैंप मिला जो पहले वहाँ पर नहीं था। जो पेंटिंग्स हमने अभी देखी थी उसमें राजा के हाथ का लैंप भी गायब हो गया। लिंजी कुछ करने ही वाला था तभी अचानक से वो बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लैंप से बहुत सारा ब्लू स्मोक निकल रहा था जो राजा में ट्रांसफॉर्म हो गया और वह अपनी बेटी की मौत का बदला लेने आया था। तभी लिंजी और मिस्टर मैप ने राजा पर गोली चलाई, लेकिन उस पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। तभी बायलू ने बैटन उठाई और राजा को धकेल दिया और सबको लगा कि खतरा अब टल गया है, लेकिन राजा ने अचानक बायलू को चाकू मार दिया। उसने मिस्टर मैप पर स्वॉर्ड से वार किया और लिंजी से भिड़ गया। तभी लिंजी डॉज करके राजा को पीछे से हिट कर रहा था, लेकिन उसके सारे अटैक्स बेकार थे। इसी दौरान बायलू और मिस्टर मैप भी अब ठीक थे। तभी अचानक से नंगुमियन वहाँ पर आ गया और उसने बताया कि लिंजी एक हाई इल्यूजन में फंसा हुआ है, वह पिछले 1 घंटे से बेहोश पड़ा हुआ है। इसी बीच बायलू ने बताया कि नंगुमियन असल में डिपार्टमेंट नंबर 6 का हेड है और उसने उन्हें बताया कि हालांकि लिंजी को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन उसकी इंजरी रियल है, यानी कि जितनी चोट उसे सपने में लगी थी वह असल में भी उसे लगी थी। फिर नंगुमियन ने फैसला किया कि वह खुद उस इल्यूजन में घुसेगा और इसके बाद वह सीधा लिंजी के सामने अपेयर हुआ और उसने राजा को धक्का देकर कहा लैंप बुझाओ। तभी राजा गुस्से में उड़ता हुआ नंगुमियन पे झपट पड़ा, लेकिन वो उसे पकड़ने में कामयाब रहा। लिंजी ने तेजी से लैंप को गिरा दिया और आखिरकार वो इल्यूजन से बाहर निकल आया। तभी लिंजी और मिस्टर मैप फिर से मिले और नंगुमियन ने उसे ताना मारा कि तुम्हारी स्किल्स तो बहुत घटिया है, लेकिन तभी लिंजी को एक भागने का तरीका याद आ गया। इसी बीच बुकवान ने चीफ को रिपोर्ट दी कि नंगुमियन भी अब खंडहर में उतर चुका है और अनफॉर्चुनेटली बायलू ने जो सिग्नल्स भेजा था उससे वो खंडहर का एक क्रूड मैप बना पाए थे। तभी चीफ ने ऑर्डर दिया कि उस नक्शे के आधार पर एक टीम भेजी जाए और खुदाई शुरू की जाए। तभी एक गार्ड भागता हुआ आया और बोला हमें एक सिग्नल्स मिला है, शायद वे वान मिन्हे का है और ये सिग्नल खंडहर के सेंटर से आ रहा था। फिर लिंजी पूरे ग्रुप को उस गुप्त रास्ते के बारे में बताता है जो उसने तब देखा था जब राजा धुएं में बदलकर गायब हो गया था। वो एक छिपे हुए दरवाजे को खोलने में कामयाब होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं वहाँ पहले से भी खतरनाक ट्रैप्स बिछे होते हैं। तभी बायलू को शक होता है कि पहले वाले इल्यूजन ने जानबूझकर लिंजी को यह रास्ता दिखाया ताकि वह सबको फंसा सके। तभी उन्हें नंगुमियन बताता है कि ये जगह नो डेथ एक लाइफ का ट्रैक है, इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, बाकी 9 रास्ते सीधे मौत की ओर जाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ तक कि जिसने इसे बनाया है शायद उसे भी ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता सही है और नंगुमियन के पास इसे डिकोड करने का कोई तरीका भी नहीं होता। इसलिए वो मिस्टर मैप से कहता है कि कोई एक रास्ता रैंडम चुन लो। अब मिस्टर मैप हिचकिचा जाता है, लेकिन नंगुमियन के दबाव डालने पर बीच वाला रास्ता चुन लेता है और वे आगे बढ़ते ही हैं कि पीछे की जमीन अचानक टूटने लगती है और मिस्टर मैप घबरा जाता है और कहता है अगर हम मर गए तो मेरी गलती मत मानना, नंगुमियन को कोसना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ता सही निकलता है और वो सेफली आगे बढ़ते हैं, पर थोड़ी देर बाद उनका पाथ अचानक कोलैप्स हो गया जिससे सब गिर गए, पर वो एक फॉरेस्ट में गिरे। यहाँ सब सेफ तो थे, पर नंगुमियन हैरान था कि ऐसा कोई 3 टियर इल्यूजन कैसे क्रिएट कर सकता है। तभी उन्होंने डिपार्टमेंट हेड खाओ बटलाऊ और वान मिन्हे को पानी के अंदर देखा और पूरा ग्रुप उन्हें बचाने के लिए कूदता है। वो खाओ को बचा लेते हैं, लेकिन अचानक मिस्टर मैप के पैरों में समुद्री घास लिपट जाती है और वह पानी में खींचा जाने लगता है। तभी लिंजी बहुत ही तेजी से डाइव मारता है और चाकू से
से समुद्री घास काट कर उसे बचा लेता है। और जब वे किनारे पर आते हैं तो वान मिन्हे को होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर मैप पूछता है, तुम दोनों यहाँ कैसे फंसे? वह बताता है कि वह ग्रुप को ढूंढने आया था, लेकिन अचानक उसने डायरेक्टर खाओ को पानी में देखा और बचाने के लिए कूदा, मगर नीचे पहुँचते ही उसके पैरों में भी समुद्री घास लिपट गई और वह खुद भी फंस गया। तभी डायरेक्टर खाओ होश में आता है और अचानक से स्वॉर्ड निकालकर वान मिन्हे पर हमला कर देता है और मिस्टर मैप को लगता है कि खाओ और वान मिन्हे के बीच कोई पुराना झगड़ा है। तभी लिंजी फौरन चाकू लेकर अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन खाओ उसे जोर से धक्का दे देता है। लिंजी को शक होता है कि खाओ अभी भी इल्यूजन के असर में है। अब लिंजी और मिस्टर मैप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। नंगोमियन उन्हें इग्नोर करता है और कुछ नीचे पानी में फेंक देता है और अचानक पूरा पानी जलने लगता है। तभी नंगोमियन बताता है कि यही पानी असली कारण था जो सबको इल्यूजन में फंसा रहा था। जलते पानी की गर्मी से डायरेक्टर खाओ होश में आ जाता है और अब पूरी तरह से वो नॉर्मल हो जाता है। अब नंगोमियन बताता है कि टॉम के कमरे में रखी लैंप भी इसी पानी से बनी थी, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस लेते वही खतरनाक एलियन अचानक पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाकर लिंजी पर हमला कर देता है और ग्रुप फौरन से उस पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन वह बहुत तेजी से मूव कर रहा था जिससे कोई भी गोली उसे नहीं लगती। तभी नंगोमियन एक चाल चलता है और वह एक आग का गोला बनाकर उस पर फेंक देता है और जैसे ही वह क्रिएचर नंगोमियन की ओर झपटता है, नंगोमियन उसे फ्लेम ड्रैगन अटैक से जला डालता है। तभी पूरी टीम इल्यूजन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अब मिस्टर मैप गुस्से में कहता है, यार अगर तुम्हें ये सब पहले से ही पता था तो पहले से ही कर देते। हम किस लिए सैलरी लेते हैं? सिर्फ तुम्हारे कारनामे देखने के लिए। अब ग्रुप को वो लोग मिलते हैं जो पहले से लापता थे, लेकिन वो सब डेड स्टेट में पड़े हुए थे। वो जिंदा तो थे लेकिन उनकी एनर्जी ब्लॉक कर दी गई थी, जिससे वो पूरी तरह चलने फिरने में इनेबल थे। इसके बाद उनकी टीम ने ऊपर से खुदाई करके एक रास्ता बना लिया था, जिससे वो घायलों को सेफ बाहर निकालने में कामयाब रहे। इसी बीच मिस्टर मैप की नजर कुछ कीमती चीजों पे पड़ती है और वह सोचता है कि क्यों ना थोड़ा सा सामान उठा लिया जाए। इसी दौरान उसे एक पेंडेंट मिलता है। तभी वह लिंजी से पूछता है, भाई ये तेरा तो नहीं? लेकिन लिंजी को लगा कि यह किसी और का है, इसलिए उसे इसे लौटाने का फैसला किया। मगर जब नंगोमियन इस पेंडेंट को देखता है तो उसे उसमें बना सिंबल कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इसके बाद पूरा ग्रुप मिशन पूरा करने के बाद वापसी के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मिस्टर मैप को अचानक एहसास होता है कि उसके जेब में कुछ शाइनी जेम्स पड़े हुए हैं। वान मिन्हे फौरन डिसाइड करता है कि इनका बराबर बंटवारा किया जाएगा और तभी नंगोमियन भी वहाँ पर आ जाता है और वह एक जेम्स उठाता है। फिर लिंजी की तरफ देखते हुए बोलता है, काम खत्म होते ही इस एड्रेस पे मिलो और हाँ किसी को बताना मत। तभी बायलू वहाँ पर आ जाती है और फौरन पूछती है, तुम लोग छिपा रहे हो क्या कुछ? और उन पर प्रेशर डालने लगती है। उसके कुछ देर बाद ही हेडक्वार्टर्स लौटने पर वान मिन्हे मिस्टर मैप और लिंजी को मिशन कंप्लीट होने की सेलिब्रेशन करने के लिए ड्रिंक्स पर इनवाइट करता है। आखिरकार इस बार दोनों ने मिशन में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, जिससे उनकी टीम की इज्जत भी बढ़ गई। बाद में डिपार्टमेंट चीफ नंबर 5 भी उनके साथ ड्रिंक्स करने आ गए और उनका स्टाइल ग्लास में नहीं बल्कि सीधा बोतल से पीने वाला था। वान मिन्हे ने बिना सोचे समझे ही सीधा एक पूरी बोतल गटक गया और फिर टल्ली हो गया। फिर उसने मिस्टर मैप को पकड़ लिया और कहा, इस बार के हीरो तुम लोग ही हो, पियो खूब पियो। तभी मिस्टर मैप ने जैसे ही एक पूरी बोतल खाली की, वह सीधा जमीन पर ढेर हो गया और लिंजी ने माहौल देखकर चुपचाप भागने का फैसला किया। लेकिन डिपार्टमेंट 5 का हेड उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे भी शराब पिलाने लगा। सुबह होते ही लिंजी को याद आया कि उसकी आज ट्रेनिंग है। उसने मिस्टर मैप को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने देखा मिस्टर मैप का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, लिंजी बहुत घबरा गया। उसने उसे खींचकर मेडिकल रूम की तरफ दौड़ा। तभी रास्ते में बायलू भी मिल गई और जैसे ही उसने मिस्टर मैप को देखा, वो फौरन उसे डिपार्टमेंट हेड के पास ले गई। डिपार्टमेंट हेड ने मिस्टर मैप की हालत देखकर कहा, ये डिस्क्लेरेशन इसलिए हो सकता है क्योंकि मिस्टर मैप ने टॉम का पानी पिया था और डिस्क्लेरेशन चेक करने के लिए MRI करवाओ। फिर उसने मौका देखकर लिंजी का भी टेस्ट कर दिया।
टेस्ट रिजल्ट देखकर उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उसने लिंजी को सिर्फ यह कहकर भेज दिया कि कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। डिपार्टमेंट चीफ खाओ के पास एक इन्फॉर्मर ने उन्हें लिंजी की कंडीशन के बारे में बताया, जिससे वह सोचने लगे कि कोई ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रखेगा। कैसे हो सकता है कि कोई इतनी खतरनाक चीज लेकर हमारी टीम में शामिल हो गया। उधर मिस्टर मैप अब पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था, लेकिन अब उसे शक हो गया कि लिंजी और नंगुमियन के बीच कोई गहरा कनेक्शन है, और वह सोचने लगा हर बार जब लिंजी मुसीबत में फंसता है तो नंगुमियन उसे बचाने के लिए जरूर आता है। और वह ओल्ड सॉर्सरर भी यही कह रहा था कि लिंजी का चाकू भी नंगुमियन का ही था, पर ये बंदा आखिरकार है कौन। लिंजी को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन तभी अचानक दोनों को डिपार्टमेंट चीफ खाओ के आदमियों ने पकड़ लिया। डिपार्टमेंट 5 का हेड अब सीधे चीफ और नंगुमियन के पास पहुंचता है। उसने उन्हें रिजल्ट बताए और साथ ही लिंजी के बारे में सीरियस वार्निंग भी दी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वह ओल्ड सॉर्सरर की काली ताकत का शिकार हो जाएगा। तभी बैलू वहाँ पर भागते हुए आए। डिपार्टमेंट चीफ खाओ ने लिंजी और मिस्टर मैप को किडनैप कर लिया है और अब वान मिन हे सभी भिड़ रहा है। इसके बाद वान मिन हे जब लिंजी और मिस्टर मैप को छुड़ाने पहुंचा तो डिपार्टमेंट चीफ खाओ ने उसे रोक लिया। उसका कहना था लिंजी भी वही रास्ता अपना सकता है जो पहले वान मिन हे के एक पुराने साथी ने अपनाया था, और वो था गद्दारी का। लेकिन तभी चीफ वहाँ पर खुद आ गए। उन्होंने डिपार्टमेंट चीफ खाओ को सीधा ऑर्डर दिया, लिंजी को छोड़ दो। चीफ को अच्छी तरह से पता था कि लिंजी के अंदर क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट 5 के हेड को उसे नजदीक से मॉनिटर करने का काम सौंपा था। मगर डिपार्टमेंट चीफ खाओ अब भी अपनी इज्जत पर अड़ा हुआ था, और वो ताना मारता है जब तक कफन नहीं गिरता तब तक रोना नहीं आता था। खाओ का कहना था कि ये वही कहानी दोबारा दोहराई जा रही है, लेकिन चीफ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था। अगर कुछ हुआ तो मैं खुद जवाब दूंगा। डिपार्टमेंट चीफ खाओ आखिरकार मान गया, लेकिन एक शर्त के साथ, लिंजी को 2 महीने बाद होने वाले एंट्रेंस टेस्ट में पास होना होगा और मैं खुद उसका टेस्ट एग्जामिनर रहूंगा। और ये सुनते ही बैलू ने डिसाइड कर लिया कि वो लिंजी और मिस्टर मैप की ट्रेनिंग खुद करवाएगी। अगर वह ऑफिस हेड से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना चाहते तो अभी से दोनों को हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद वह सुबह रनिंग करते हैं और वह केमिकल मिक्सिंग खुद सीखते हैं। फिर वो शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, फिर कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसमें मार्शल आर्ट और दूसरी चीजें ट्रेन करते हैं। उन्हें सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है और हर दिन 13 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग, तब जाकर रेस्ट मिलता है। अब 1 महीना बीत चुका था। एक दिन बैलू दोनों को शॉपिंग के लिए ले गई। वहाँ बैलू ने गुस्से में कहा, मिस्टर मैप तू तो दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ। इसी बीच बैलू को लिंजी की खरीदी हुई बहुत सारी चीजों को कैरी करना पड़ा। फिर उसने दोनों को याद दिलाया कि अगले महीने के एग्जाम में दोनों को बेस्ट देना होगा, क्योंकि ऑफिस हेड इसे टफ बनाएगा। अगर वो फेल हुए तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर लिंजी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है तो उसके अंदर की चीज उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। उसने कहा, अगर तुम्हें बाहर निकाला गया तो तेरे अंदर की चीज तुझे जिंदा खा जाएगी। मतलब एक ही रास्ता है, पास हो या जिंदा रहे। मतलब कि कम से कम 1 और महीने तक उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में रहने की कोशिश करनी होगी। अब इनका टेस्ट डे आ जाता है और डिपार्टमेंट हेड उन्हें टेस्ट के रूल्स बताते हैं। तुम दोनों को एक आदमी को पकड़ना है जो गांव के मुर्गे खाकर भाग रहा है। वो इस घर में छुपा हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। अब ये सुनने में बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। घर के अंदर घुसते ही उन्हें भयंकर बदबू आई और जैसे ही उन्होंने हर कोना चेक किया, पीछे से एक अजीब सी आवाज आई और वे बाहर भागे और देखा कि वह आदमी कच्चे चिकन खा रहा था। तभी लिंजी को रियलाइज हुआ कि उस पर किसी ने कब्जा किया हुआ है और जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए भागे, उसने छत की टाइल्स नीचे गिरा दी। मोटू मिस्टर मैप पीछे ही छूट गया, लेकिन उसने जल्द ही एक नया रास्ता भी खोज लिया। उधर लिंजी ने एक लकड़ी का डंडा फेंका, जिससे वह आदमी छत से नीचे गिर पड़ा। अब लिंजी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया और वहाँ से भागने लगा। पर तभी मिस्टर मैप छत से कूदा और सीधा उस पर जाकर गिरा और मिशन सक्सेसफुल रहा। चलो कोई तो काम आया ये मोटू। इसके बाद मिस्टर मैप को वहाँ से ले जाया गया, लेकिन लिंजी को वहीं पे रोक लिया गया और उसने सोचा कि उसे जगह साफ करने के लिए रोका गया है। लेकिन डिपार्टमेंट चीफ खाओ की असली प्लानिंग कुछ और ही थी। उसने बोला, असल में जिस चीज को खत्म करना है वह तू है, इसलिए तुझे यहाँ अलग से बुलाया गया ताकि तेरा सफाया करना आसान हो। अब खाओ उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर वान मिन हे और बैलू भी आ गई। तभी चीफ का भी मैसेज आ गया, लिंजी को फौरन छोड़ दो। अब डिपार्टमेंट चीफ खाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा। कुछ दिनों बाद
लिंजी ग्रुप को एक शहर में मिशन के लिए भेजा गया और जैसे ही वह इस शहर में लैंड हुए उनकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर दुम कीवे से हुई जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा था। इसी बीच डिपार्टमेंट चीफ खाऊ और वान मिनहे को एक स्पेशल ट्रिप पर भेजा गया था ताकि उनके बीच की दुश्मनी कम हो जाए, लेकिन असल में यह ट्रिप नहीं था बल्कि एक सजा थी। दोनों को एक आइलैंड पे छोड़ दिया गया और बैलू ने बताया कि यह एक एक्साइल है, यानी एक हफ्ते की सजा। दूसरी तरफ लिंजी को एक स्पेशल मेडिसिन दी गई ताकि उसके शरीर में छिपे मिस्टीरियस एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जा सके। इसी दौरान मिस्टर मैप ने दुओंग तियो से मिशन के बारे में पूछा। उन्हें ये इन्वेस्टिगेट करना है कि लोग अचानक कोमा में क्यों जा रहे हैं। मिशन काफी मिस्टीरियस था। लोग अचानक सड़क पे चलते चलते बेहोश हो जाते थे और जब हॉस्पिटल ले जाया जाता था तो वो कोमा में चले जाते थे। पहले तो सबको लगा कि ये एक नॉर्मल केस है, लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो पुलिस को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है और बाद में लिंजी को अचानक अंदर से बहुत गर्मी महसूस हुई तो उन्हें लगा कि ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है और वो उसे चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। और पहुंचने पर दुओंग तियो ने बताया कि मीडिया एक्सपोजर कम करने के लिए सभी बेहोश पेशेंट्स को हॉस्पिटल के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ उन्हें डिपार्टमेंट 4 के डायरेक्टर लाम मिले जो पहले से ही वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे लेकिन किसी परेशानी में फंस गए थे। डायरेक्टर लाम के मुताबिक सभी विक्टिम्स के शरीर पर एक कॉमन मार्क था जो इस केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देता है। इसके बाद दुओंग तियो ने लिंजी और उनकी टीम के लिए ठहरने का इंतजाम कर दिया ताकि वे अगले दिन से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। लेकिन उस रात कुछ और अजीब हुआ। लिंजी और मिस्टर मैप उस मेडिसिन के असर पर बात कर रहे थे कि अचानक एक इमरजेंसी कॉल आया। डायरेक्टर लैम्प पर हमला हुआ था। टीम फौरन हॉस्पिटल भागी जहां उनकी फिर से मुलाकात बायलू से हुई। उसने उन्हें बताया कि डायरेक्टर लैम्प को बेहोश हालत में एक कुर्सी पर पाया गया, इसलिए उसे फौरन हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। यहाँ उन्होंने दुओंग तियो को देखा जो अपनी वाइफ के लिए खाना लेकर आया था। दुओंग तियो की कहानी भी बहुत ट्रेजिक थी। 1 साल पहले एक हादसे में उसकी पत्नी कोमा में चली गई थी और उसका बच्चा मर गया था। उसकी पत्नी अब लोअर बॉडी पैरालिसिस से जूझ रही थी और कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन दुओंग तियो ने हर बार उसे रोका पर उसकी देखभाल के चक्कर में वो भारी कर्जे में डूब चुका था। इधर लिंजी ग्रुप डायरेक्टर लैम की लोकेशन पर पहुंचा जहां उन्होंने देखा कि नंगुमियन पहले से ही वहां पर मौजूद था। उसने बताया कि डायरेक्टर लैम पर भी वैसे ही एनर्जी का असर हुआ था जैसे लिंजी ने इनहेल की थी, लेकिन नंगुमियन ने आसानी से इस एनर्जी को निकाल दिया और कहा कि हमें इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी। तभी मिस्टर मैप ने जल्दी से एक वाटर कैटल ढूंढी। क्या नंगुमियन लिंजी के शरीर से भी वो चीज निकाल सकता है क्या? लेकिन इस बार नंगुमियन थोड़ा हिचकिचाया। उस रात जब लिंजी सो रहा था उसे अचानक भयानक सपना आया और अचानक वो चौंक कर उठ गया। लेकिन ये क्या, नंगुमियन ने उसकी आत्मा निकालकर एक फ्रैक्शन बना दिया था। इसका मतलब था कि उसका शरीर आराम कर सकता था लेकिन उसका दिमाग फिर भी काम कर सकता था। अब इस नई पावर के साथ नंगुमियन लिंजी को मिस्टर मैप के दिमाग के अंदर भेज दिया। यह जगह बाहर से तो एकदम टूरिस्ट स्पॉट वाली वाइब दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए चीजें थोड़ी अजीब लगने लगी। लिंजी को वहाँ मिस्टर मैप दिखा और भाई साहब जो सीन था वो देखकर होश उड़ गए। मिस्टर मैप अपने ही कई वर्जन्स के साथ अलग अलग टाइप के गेम्स खेल रहा था और हर बार जीत रहा था। नंगुमियन जल्दी से लिंजी को बाहर खींचा और मिस्टर मैप की कॉन्शियसनेस को अलग कर दिया। उसने मान लिया कि चीफ सही था, यह मिस्टर मैप कोई मामूली इंसान नहीं है। फिर नंगुमियन मिस्टर मैप से एनर्जी रिलीज करने को कहा और जैसे ही मिस्टर मैप ने उसे छोड़ा नंगुमियन ने उसे झपट लिया और इतनी जोर से दबाया कि वो 2 हिस्सों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में उड़ गई। नंगुमियन ने एक प्लान बनाया और कहा, तुम दोनों एक रास्ता पकड़ो, मैं दूसरे का पीछा करता हूँ। अब लिंजी और मिस्टर मैप उस डार्क शैडो के पीछे भागे जो सीधा हॉस्पिटल के स्टोरेज रूम में जाकर छिप गया। लिंजी अंदर गया और मिस्टर मैप को दरवाजे पे खड़ा रहने के लिए कहा, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो डार्क शैडो उस पर अटैक करने के लिए झपट पड़ा। तभी मिस्टर मैप ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री मारी। तभी लिंजी ने उसे जल्दी से वो रेड स्ट्रिंग निकालने के लिए कहा जिसे नंगुमियन ने इमरजेंसी में बुलाने के लिए दिया था, लेकिन तभी वो डार्क शैडो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि रेड स्ट्रिंग पानी की टंकी में जा गिरा। अब मिस्टर मैप को दौड़कर स्ट्रिंग निकालना था। इस बीच शैडो ने लिंजी को ओवर पावर कर
दिया। असल में वो डार्क शैडो उसके अंदर से एंशिएंट ओल्ड सॉर्सरर की मिस्टीरियस पावर खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी लिंजी ने सोचा, अगर मुझे इस एनर्जी से छुटकारा पाना नहीं है तो क्यों न इसे ही लेने दूं। लेकिन तभी नंगुमियन अचानक से मौके पर एंट्री मारता है और उस डार्क शैडो को दूर फेंक देता है। फिर उसने गौर से देखा तो वह असली नहीं था, बस एक पपेट थी। उधर मिस्टर मैप की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने देखा कि लिंजी मर चुका था, लेकिन नंगुमियन ने कहा, यार तुम लोग चिल करो, यह बस उसका एक क्लोन था, असली लिंजी तो सही सलामत है। तभी लिंजी रियल में जागा और उसने बताया कि जो उन पर हमला कर रहा था वो बस एक पपेट थी, तो इसे कंट्रोल करने वाला भी कहीं आसपास ही होगा। उसी वक्त एक छत पर कई शैडो फिगर्स अपीयर हुए और उस लीडर को एड्रेस किया जिसने पपेट कंट्रोल किया था, और यह लीडर कोई और नहीं दुंग तियो था। उस दौरान लिंजी ने विक्टिम्स पर के मार्कर्स को फिर से एग्जामिन किया और उन्हें पहचान लिया। अचानक उन्होंने देखा कि मार्कर से इंसेक्ट्स निकल रहे थे। ये पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं और इन्हें केयरलेसली पकड़ने से ये मर जाएंगे और विक्टिम के शरीर पर पॉइजन रिलीज कर देंगे। लिंजी का कहना था कि ये मार्क्स उस ब्रेसलेट के एक सिंबल जैसा दिखता है जो नंगुमियन ने उस टॉम से लिया था। दूसरी तरफ जो सीक्रेट लोग दुंग तियो से मिलने आए थे वो उसे वापस अपने ग्रुप में लेने आए थे। उनमें से उनके लीडर ने कहा, काफी दिन हो गए तुझे गायब हुए दुंग तियो, अब वापस आ जा। लेकिन दुंग तियो ने कहा, अभी थोड़ा और वक्त चाहिए। उन दोनों को पूरा यकीन था कि दुंग तियो अब भी अपनी मरती हुई बेबी के चक्कर में पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे ताना मारा, भाई अब वो मर चुकी है, तुझे ही लगता है कि उसे बचाया जा सकता है। लेकिन दुंग तियो ने गुस्से में कहा, हाँ मुझे यकीन है मैं उसे वापस ला सकता हूँ। तभी उसके लीडर ने आंखें घुमाई और बोला, जो भी कर, लेकिन पहले इस शहर की सीक्रेट ऑब्जेक्ट की ठिकाना बता। लेकिन दुंग तियो खुद इसके बारे में अनजान था। भाई ये शहर पिछले 100 सालों में इतना बदल चुका है कि मुझे खुद नहीं पता वो चीज कहाँ है। तभी उसके लीडर ने हंसते हुए कहा, हमें बेवकूफ मत बना, हम खुद ढूंढ लेंगे। अब फिर से दुंग तियो लिंजी के ग्रुप में शामिल हो गया क्योंकि बायलू ने उसे इन्वेस्टिगेशन फाइल दे दी थी। उसने लिंजी से स्टेशन तक उसके साथ चलने के लिए कहा ताकि कुछ पेपर वर्क्स को कंप्लीट किया जा सके। अब जैसे ही दोनों हॉस्पिटल से निकले, पीछे से वो लीडर ने अपनी कार दौड़ा दी। उधर बायलू और मिस्टर मैप ने ठान लिया कि चोरी छिपे दुंग तियो की वाइफ के कमरे में घुसकर चेक करेंगे कि क्या एजेंसी की टेक्नोलॉजी से उसे ठीक किया जा सकता था या नहीं। लेकिन मिस्टर मैप को बेड के नीचे कुछ ग्रीन्स जेम्स मिले। ये वही जेम्स थे जो उसने पहले उस किंगडम में खोजे थे, और ये तो कुछ भी नहीं था। मरी हुई बॉडी पर जो निशान थे वो उसी पेशेंट के सिंबल से मैच कर रहे थे जो उस किंगडम में मिला था। मतलब कि यह सब कुछ कनेक्टेड लग रहा था। फिर बायलू ने डिपार्टमेंट हेड से कांटेक्ट किया डिस्कस करने के लिए, और इंफॉर्मेशन मैच करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि दुंग तियो एक कल्ट चला रहा था, लेकिन अभी कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। मगर तभी चीफ को खबर मिली कि लिंजी दुंग तियो के साथ घूम रहा है। अब चीफ को टेंशन हो गई, मगर प्रोसीजर्स पहले से ही डिपार्टमेंट चीफ के कंट्रोल में थे, इसलिए कोई और एक्शन की जरूरत नहीं थी। उधर मिस्टर मैप ने फटाफट लिंजी को फोन मिलाया। लिंजी ने सुना, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी करने के मूड में नहीं था। उसने बस दुंग तियो से रिक्वेस्ट की कि उसे वापस हॉस्पिटल छोड़ दे, लेकिन दुंग तियो अब सब कुछ समझ चुका था। बाद में उसने लिंजी को बाहर निकाल दिया और डिस्क्लोज किया कि वह उन लोगों में से एक था जिन्हें लिंजी ने पहले टॉम से बचाया था। लिंजी ने पूछा कि उसे ओल्ड सोर्सरर के स्पिरिट क्यों चाहिए। दुंग तियो ने उसे जवाब दिया कि यह उसे अपने वाइफ को बचाने के लिए चाहिए, पर यह क्लियर नहीं था कि यह मेथड उसकी वाइफ को बचा भी पाएगी या नहीं, क्योंकि इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था। अगले ही पल दुंग तियो ने लिंजी पर हमला कर दिया। वो लगभग उसकी पूरी एनर्जी सोखने ही वाला था। तभी नंगुमियन का मैसेज आया और लिंजी ने फटाफट से एक गाड़ी उठाई और वहाँ से भागा, लेकिन दुंग तियो उसका पीछा कर रहा था। पीछा रोकने के लिए लिंजी ने अपनी कार सीधे पहाड़ी से भिड़ा दी और तभी एक चट्टान टूटकर गिर पड़ा और दुंग तियो उसी के नीचे दब गया। इसके बाद लिंजी ने इस मौके का फायदा उठाकर फौरन मिस्टर मैप को अपनी लोकेशन भेजी। इत्तेफाक से ये वही जगह थी जहाँ चीफ को सालों पहले हमला झेलना पड़ा था। अब डिसाइड हो गया था कि सबको यहीं पर इकट्ठा होना है। मिस्टर मैप की टीम ने फौरन एक टैक्सी पकड़ी, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें आगाह किया कि वहाँ जाना मत, क्योंकि वो जगह शापित है। आज से 20 साल पहले वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट ढह गई थी और 3 वर्कर्स वहाँ पर मारे गए। उसके बाद जो भी वहाँ गया
बस बुरी मौत मारा गया। तभी लिंजी वहाँ पर पहुँचा और जैसे ही इमारत में घुसा उसके कानों में किसी के पैरों की आहट आई। उसने फौरन अपनी गन निकाल ली, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मैप और बायलू थे। टैक्सी ड्राइवर ने डर के मारे उन्हें पहले ही उतार दिया था। उधर मलबे से निकलकर दुंगतियों की मुलाकात फिर से उसके लीडर से हुई। उसने कन्फेस किया कि मैंने लोकेशन फाइंड कर ली है और अब तेरा पीछा नहीं करूंगा। लेकिन जाते जाते उसने हॉस्पिटल पर हमला करने के लिए लोगों को बुला लिया। तभी हम देखते हैं कि लिंजी की टीम अब उस डरावनी इमारत के अंदर घुस चुकी थी। जैसे ही लिंजी एलिवेटर में घुसा उसने उन लोगों के इमेजेस देखे जो एलिवेटर के माल फंक्शन की वजह से मर गए थे। फिर ग्रुप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपर फ्लोर्स की तरफ बढ़ी। तभी चढ़ते वक्त बायलू ने अचानक से एक आवाज सुनी और पूरा ग्रुप तेजी से ऊपर की तरफ भागा और ऊपर पहुंचकर देखा तो फ्लोर पर कुछ भी नहीं था। तभी अचानक डार्कनेस से पागल लोग निकल आए और उन्हें समझ नहीं आया कि वो इंसान है या कोई भूत, और अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था वहाँ से भागने का। अब जैसे ही वो ऊपर पहुँचे सामने और भी ज्यादा लोग खड़े थे। अब वो हर तरफ से घिर चुके थे। बायलू ने बिना सोचे समझे ही उन पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि यह इंसान नहीं बल्कि पपेट्स थे। मिस्टर मैप और लिंजी ने फौरन अपनी गन निकालकर उन पर गोली बरसानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वो पपेट्स मरते फिर से वापस से वो जिंदा हो जाते। तभी नंगूमियन हवा में उड़ता हुआ आया और अपने स्पेल से पूरे झुंड को खत्म कर दिया। तभी नंगूमियन ने पूरी टीम से कहा, हमें ऊपर नहीं बल्कि नीचे बेसमेंट में जाना होगा। नीचे बेसमेंट में पहुंचते ही उन्होंने वहां एक मिस्टीरियस ग्रीन मनी मिली। नंगूमियन ने तीनों से कहा, तुम सभी आसपास के इलाकों को क्लियर करो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। उधर दुंगतियो गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि उसका लीडर उसकी वाइफ को होस्टेज बनाकर उसे एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट लाने पे मजबूर कर रहा था। लेकिन सबको पता था कि नंगूमियन को हराना आसान काम नहीं था। अब गुस्से में दुंगतियो अपने पुराने घर गया जहाँ उसकी वाइफ के साथ बिताए यादें अब भी जिंदा थी। तभी उसके लीडर का कॉल आया, अगर कल रात तक सीक्रेट आर्टिफैक्ट नहीं मिली तो अपनी वाइफ को भूल जाना। अगले दिन लिंजी का ग्रुप दुंगतियो की वाइफ के हॉस्पिटल रूम पहुंचा, लेकिन वो यहाँ पहुंचने में लेट हो गए। तो नंगूमियन ने लिंजी को वो बैग दिया जिसमें वो सीक्रेट आर्टिफैक्ट था, यह जानते हुए कि दुंगतियो हॉस्पिटल के बाहर लिंजी का पीछा करने के लिए वेट कर रहा था। पर बायलू पहले ही निकल चुकी थी, जिससे दुंगतियो को अप्रोच करने का मौका मिल गया। उसने लिंजी से टकराकर बैग छीन ली और भागने में कामयाब रहा। तभी लिंजी ने उसकी पीछा करने की कोशिश की, लेकिन दुंगतियो ने चालाकी से उसे चकमा दे दिया। लेकिन तभी वो नंगूमियन के जाल में फंस गया। तभी दुंगतियो ने चिल्लाते हुए कहा, ये चीज मेरी है और हाफ बिल भी जो चुरा ली गई थी। तभी नंगूमियन को रियलाइज हुआ कि वह उस बिल का बात कर रहा है जो उसने पहले उस ओल्ड सोर्सरर से चुराई थी। लेकिन असल में दुंगतियो के पास वो चीज थी ही नहीं, वो बस एक बिचौलिए के रूप में काम कर रहा था। अब वह वहाँ से भागने की सोच ही रहा था। तभी लिंजी और मिस्टर मैप वहाँ पहुँच गए और उसे घेर लिया। तभी लिंजी ने फ्रस्ट्रेट होकर पूछा, इस शहर में लगातार लोग कोमा में क्यों जा रहे हैं? यह सब तेरी हरकतें हैं ना? पर उसने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी दुंगतियो ने चिल्लाते हुए अपने हाथ में एक सुई चुभोई और खून की बूंदे कुछ नीचे गिरी और अगले ही पल वो टेलीपोर्ट हो गया। नंगूमियन ने इसे इग्नोर कर दिया और दुंगतियो को वहाँ से जाने दिया। उसने कहा, भागने के लिए इतनी बड़ी कीमत उसने चुकाई क्योंकि उस स्पेल ने उसकी आधी लाइफ स्पैन खा ली थी। लगता है यह सब सिर्फ दुंगतियो का प्लान नहीं था, और भी लोग इसमें शामिल थे, यानी असली विलन कोई और ही है। अब दुंगतियो सीधा अपने लीडर के ठिकाने पर पहुंचा जहां उसकी वाइफ को किडनैप करके रखा गया था। तभी उसने अपने लीडर से कहा, अब मेरी वाइफ को छोड़ दो। तभी उसके लीडर ने कहा, पहले सीक्रेट आर्टिफैक्ट हैंड ओवर कर। अब दुंगतियो के पास और कोई चारा नहीं था। उसने सीक्रेट आर्टिफैक्ट बाहर निकाली और अपने लीडर के हवाले कर दी, लेकिन उसके लीडर ने उसे धोखा दे दिया। उसने फौरन अपने गुंडों को इशारा किया कि उसे खत्म करो। इसके बाद दुंगतियो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा, लेकिन अपनी आधी लाइफ एनर्जी खो जाने के बाद वह बहुत ही कमजोर पड़ चुका था। तभी दुंगतियो बहुत ही तेजी से भागते हुए अपनी वाइफ के पास पहुंचा, लेकिन उसका लीडर पहले से ही वहां पर मौजूद था। और जैसे ही दुंगतियो अंदर घुसा, उसके लीडर ने बिना कोई मौका दिए स्वॉर्ड से उस पर वार
कर दिया। इसके बाद दुंगतियो दर्द से लड़खड़ाया, लेकिन उसे असली झटका तब लगा जब उसने स्माइल करते हुए कहा कि तेरे बेबी तो उसी दिन मर गई थी जब मैंने उसे यहाँ पर लाया था। यह सुनकर दुंगतियो का दिमाग सुन पड़ गया और यही नहीं, उसके लीडर ने स्माइल करते हुए यह भी बताया कि वह एक्सीडेंट उसी ने प्लान की थी। अब दुंगतियो का दिमाग पूरी तरह से घूम गया और वह गुस्से में पागल होकर उस पर धावा बोल दिया। लेकिन वो लीडर पहले से ही तैयार था। उसने दुंगतियो को पकड़ के जमीन पे गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़कर हंसते हुए बोला, तू एक कल्ट का लीडर था, लेकिन एक औरत के चक्कर में अपनी पूरी ताकत गवा दी और इस कमजोरी को खत्म करना बहुत जरूरी था। तभी दुंगतियो का दम अचानक से घुटने लगा और वो यमराज के करीब पहुंचने ही वाला था। वहां पहुंचकर वो अपनी वाइफ से आफ्टर लाइफ में मिलने वाला था। तभी लिंजी और नंगुमियन का ग्रुप वहां पर आ पहुंचा और नंगुमियन ने अपने 2 लोगों को उस लीडर के फॉलोअर से निपटने का ऑर्डर दिया और खुद दुंगतियो की वाइफ को चेक करने के लिए गया। पर दुंगतियो गुस्से में चिल्लाया, हाथ मत लगाना, अबे बेवकूफ, तुझे अपनी जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए। तभी नंगुमियन ने फिर एक अजीब सा स्पेल पढ़ा और देखते ही देखते दुंगतियो की वाइफ की आत्मा हवा में उठने लगी और धीरे धीरे किसी इनविजिबल लेक में बह गई। अब दुंगतियो का चेहरा सफेद पड़ गया और वह मन ही मन बड़बड़ाया, ये मेरी ही गलती थी, मैंने ही उसे अपने कल्ट में लिया था। पर उसका लीडर अब भी खून थूकते हुए हंस रहा था, तेरी सबसे बड़ी गलती थी अपने कल्ट को छोड़कर एक औरत के पीछे भागना। अब दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो चुकी थी और दोनों ही घायल थे, लेकिन दुंगतियो ने आखिरी दाव खेला। उसने एक पतली सुई फेंकी जो सीधा ऊपर लगे लोहे के टैंक से टकराई और लोहे का टैंक सीधा उस आदमी के सिर पे जा गिरा। अब उस आदमी की नानी दादी याद आ गई थी। इसके बाद दुंगतियो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी लिंजी और मिस्टर मैप बीच में आ गए और उन्होंने बोला, अगर ये मरा तो हॉस्पिटल के सारे मरीज भी मारे जाएंगे। लेकिन दुंगतियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वह आदमी खून से सने हुए होठों को चूसते हुए हंसा और कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी कुछ लोग मेरे साथ मरेंगे। और यह कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहाँ पर बायलू का फोन बजा। उसने बताया कि एक बुरी खबर है, हॉस्पिटल के सारे मरीज उठकर चलने लगे हैं जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बीज़ हो। अब तुम सब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। तभी नंगुमियन जोर से चिल्लाया और बोला, तुम लोग जल्दी से वहाँ जाओ। और नंगुमियन ने उस आदमी को जमीन पे पटक दिया और उसके मुंह में वही जहरीला कीड़ा छोड़ दिया और बोला, अबे सुन, तू इस जहर का इलाज खुद करेगा या फिर तड़प तड़प के मरेगा। उधर लिंजी और बाकी टीम हॉस्पिटल में लोगों को रोकने में लगे थे कि अचानक सभी ज़ॉम्बीज जैसे मरीज रुक गए क्योंकि जहर का असर खत्म हो चुका था। लेकिन बायलू ने टीम को वार्न किया कि इन्हें अच्छे से कंट्रोल में रखो ताकि कोई दोबारा जहर न फैला सके। इधर नंगुमियन ने उस आदमी को नहीं छोड़ा। उसने उसे पकड़कर एजेंसी में ले जाने का फैसला किया ताकि सारा सच निकलवा सके। जाते जाते उसने दुंगतियो से पूछा, अब क्या करेगा? लेकिन दुंगतियो जवाब देने ही वाला था तभी नंगुमियन ने सीधा उसके सर पर एक वार किया और उसे बेहोश कर दिया। अब जब दुंगतियो को होश आया वह हॉस्पिटल के एक बेड पे था और एक नर्स उसके पास आई और एक लिफाफा थमाकर बोली, यह तुम्हारे लिए है, नंगुमियन ने इसे भेजा था। लिफाफा खोलते हुए दुंगतियो के हाथ कांपने लगे और जो भी कुछ उसमें लिखा था वह पढ़ते हुए उसके होश उड़ गए। उसी पल उसने एक बच्चे की आवाज सुनी और उसने धीरे से मुड़कर देखा तो वो बच्चा उसकी वाइफ का रीइंकार्नेशन था। अब उसे अपनी वाइफ से दोबारा मिलने का मौका मिला था, लेकिन 20 साल बाद। अब अगले दिन लिंजी और टीम हेडक्वार्टर पहुंचे। मिस्टर मैप ने एक लंबी सांस ली, फिर बायलू की तरफ देखा और मुंह बनाकर बोला, लिंजी, इतनी मेहनत के बाद छुट्टी मिलेगी या नहीं? उसने बताया कि टास्क पूरा करने के बाद उन्हें कुछ दिन ऑफ मिलते हैं। सबसे ज्यादा छुट्टी टास्क डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। सबसे टफ जेड लेवल टास्क के बाद मैक्सिमम ऑफ मिलते हैं। ऐसे टास्क के बाद वो जितने दिन चाहे ऑफ ले सकते हैं। उन दोनों ने 2 बी लेवल टास्क कंप्लीट किए तो उन्हें 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। तभी एक सनसनी खबर मिली, नंगुमियन ने किसी को अपने टीम में ज्वाइन कराया है। और यह सुनकर मिस्टर मैप का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या उसने आज तक किसी को नहीं लिया? फिर ये नया बंदा कौन है? अब जैसे ही वह उसे देखने पहुँचे तो उन्हें और भी बड़ा झटका लगा और वह आदमी और कोई नहीं बल्कि वह दुंगतियो था। अब दुंगतियो भी
उनकी टीम का हिस्सा था। लिंजी ने मिस्टर मैप को किनारे खींचा और फुसफुसाया, भाई नंगुमियन के फैसले समझना हमारे बस की बात नहीं। इधर माउंटेन टेम्पल के मोग जल्दी जल्दी आने वाले वेडिंग सेरेमनी के लिए टेम्पल को तैयार कर रहे थे और हेड मोग सोच रहा था कि अगर फौरन प्रीस्ट सेरेमनी कर सकता है तो मोग क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद हेड मोग ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि सब कुछ उसके पसंद के हिसाब से फिक्स करे, लेकिन जैसे ही एक आदमी ने टूटी अगरबत्ती उठाई वह अचानक से जल उठा। तभी हेड मोग ने झट से उस पर पानी फेंका और उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा तो कोई बाहर खड़ा था। उसकी नजर जिस शख्स पे पड़ी उसे देखते ही उसका चेहरा उतर गया और उसी रात उसने सीधा ब्यूरो चीफ को कॉल किया और बोला, जिसे तुम लोग मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा है। अगले दिन लिंजी कब्रिस्तान पहुंचा। वह अपने पुराने टीममेट की कब्र पे फूल चढ़ा ही रहा था कि कैप्टन वोंग वहां आ गए। कैप्टन वोंग ने उसके कंधे पे हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम सोल्जर थे, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी नहीं भूलना चाहिए। अब जैसे ही वोंग वहां से गया तभी तेजी से भागते हुए बायलू वहां पे आ गई और बोला, छुट्टी कैंसल, अर्जेंट मिशन आ गया है। उधर मिस्टर मैप और दुमतियो पहले ही तैयार थे। उन्होंने लिंजी और बायलू को पिक किया और चारों मिलकर माउंटेन टेम्पल की तरफ निकल पड़े। तभी लिंजी ने देखा कि टेम्पल अब एक वेडिंग प्लानिंग बिजनेस की तरह चल रहा था और उसे रियलाइज हुआ कि एल्डर एल्बर्ट धोखेबाज निकला। उसने सिर हिलाया और कहा, ये एल्डर मंक बाबा भी ना बड़े खिलाड़ी है। तू इस जगह को जानता है? बायलू ने पूछा। तभी लिंजी ने बोला, जानता क्या, मैं तो बचपन में यहीं बड़ा हुआ हूँ। बायलू ने टेम्पल के दरवाजे पे नॉक किया और अंदर से जो शख्स निकला उसने जैसे ही लिंजी को देखा उसकी आंखें फटी रह गई। अरे तू वापस आ गया। इसी बीच एक खतरनाक शख्स किसी सीक्रेट बेस में वो ब्यूरो चीफ की टीम के हर मूवमेंट पे नजर रखे हुए था। अच्छा तो वो सब माउंटेन टेम्पल में गए हैं, उसने कोल्ड वॉइस में कहा। उधर ब्यूरो चीफ भी जल्दी एक्शन में आ गया। फिर वो उस लोकेशन पे गया जहाँ उसने एक्सपेरिमेंटल स्पेसिमेंस क्रिएट किए थे ताकि उन्हें एक्टिवेट कर सके। वो यह देखना चाहता था कि अगर एम्प्लॉइज गायब होने लगे तो इनका चीफ कैसे मैनेज करेगा। वो इस मूवमेंट का लंबे टाइम से वेट कर रहा था और इसे पूरा करने के लिए फुल्ली कमिटेड था। तभी हम देखते हैं कि टेम्पल में वहाँ एक मोंक लिंजी से बात कर रहा था। हेड मोंक को बहुत अफसोस है कि तू यहाँ से चला गया और लिंजी इस पर हंस पड़ा। मुझे लगता है अफसोस इस बात का है कि वह मुझे और कुछ दिन टॉर्चर नहीं कर पाए। टीम अब हेड मोंक से मिलने पहुंची। उसने लिंजी को देखकर बड़ी खुशी से वेलकम किया। अच्छा हुआ तू वापस आया। मैंने तुझे यहाँ से भेजा है इसलिए था कि तू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सके। मगर लिंजी बोला, सॉरी लेकिन तुम मेरे गुरु वुरु नहीं हो। हेड मोंक उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। तू अब भी पहले जैसा ही है अकड़ू। फिर उसने टीम को रात में रुकने का ऑफर दिया, लेकिन ब्यूरो चीफ का ऑर्डर था कि हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, हमें हेड मोंक को अपने साथ ले जाना होगा। यहाँ अब उनका रहना सेफ नहीं। फिर उसने कहा, अब टेम्पल छोड़ो नहीं तो मर जाओगे। लेकिन हेड मोंक ने साफ कह दिया, मुझे ब्यूरो की मदद नहीं चाहिए, मैं यही रहूंगा। तभी अचानक ब्यूरो के एजेंट्स पर मॉन्स्टर का ग्रुप अटैक कर देता है। डिपार्टमेंट नंबर 5 के हेड ने फौरन ब्यूरो चीफ को इमरजेंसी कॉल किया। बॉस हमारे लोग मर रहे हैं, जल्दी आओ। चीफ फौरन एक्शन में आया, लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम को एक्सेस किया उसे रियलाइज हुआ कि हमारा पूरा सिस्टम हैक हो चुका है और उसने कहा, शिट, हमारे सारे के सारे एजेंट्स के लोकेशन लीक हो चुकी है। तभी डिपार्टमेंट हेड चीफ खाऊ का फोन बजने लगा, लेकिन चीफ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फौरन एक इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया, सभी अपने ट्रैकिंग बैंड्स फेंक दो। अब लिंजी ने जैसे ही ट्रैकर फेंका तभी टेम्पल पर हमला होने लगा और लिंजी वापस जाने के लिए भागा, लेकिन तभी सामने से एक खतरनाक मॉन्स्टर उन पर झपट पड़ा। मिस्टर मैप ने गाड़ी बैक की, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिवर्स किया पीछे से दूसरा मॉन्स्टर उछलकर उनके गाड़ी पे आ टपका। वो बोला, अबे ये कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसने स्टीयरिंग घुमा दी और स्पीड को और तेज कर दिया, लेकिन पहाड़ी से और भी मॉन्स्टर नीचे उतर रहे थे। हालांकि लिंजी ने फाइट बैक करने के लिए अपनी गन फायर की, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा थे जिससे वो पावरलेस फील करने लगे। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर पहाड़ से नीचे कूदा और कार का इंजन डैमेज कर दिया, जिससे ग्रुप एक बार फिर ट्रैप हो गया। तभी एक सामने लाल आंखों वाला एक मॉन्स्टर दिखा और वो इन सब का हेड लग रहा था। फिर उसने अपने मिनियंस को लिंजी के ग्रुप पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। ग्रुप को फाइट करने के लिए कार छोड़नी पड़ी, जबकि वो लाल आंखों वाला मॉन्स्टर पहाड़ पे वापस चला गया। तभी दूसरी ओर दुमतियो पूरी तरह से बौखला गया था। अचानक उसने एक सिल्वर नीडल समन की और उसे कंट्रोल कर लिया। उसने इसका इस्तेमाल करके सारी मिनियंस को हरा दिया। फिर उसने अपनी कार को डिस्ट्रॉय करके कई
कई सिल्वर नीडल्स बनाई और मॉन्स्टर्स पर फेंकी ताकि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सके। अब ये लड़ाई उसके लिए पर्सनल हो चुकी थी। दुंगतियों ने उनसे कहा, तुम लोग जाओ और उस रेड आई वाले लीडर को निपटाओ और ये बाकी कीड़े मकोड़ों को मैं देख लूंगा। तभी बायलू ने उसकी तरफ देखा और फिर लिंजी से कहा, चलो अब टाइम नहीं है। तभी टीम फौरन पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ी, जबकि पीछे दुंगतियों का खूनी तांडव शुरू हो चुका था। अब शहर खतरे में था। उसी वक्त डायरेक्टर ने वान मिनहे और डिपार्टमेंट हेड खाओ और लाम को कॉल किया ताकि वो अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करके सिटी के लोगों की हेल्प कर सके। मगर डिपार्टमेंट हेड नंबर 5 को शक था कि उनके बीच कोई ट्रेटर हो सकता है और वह ये सोच रहा था कि एनिमी डायरेक्टर को स्टाफ को स्प्लिट करने के लिए उकसा सकता है ताकि उन्हें टारगेट करना आसान हो जाए। लेकिन अब अगर वो लोगों को बचाने के लिए एक्शन नहीं लेगा तो कौन लेगा। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट हेड खाओ और वान मिनहे पहले तो एक दूसरे को घूरते हैं और फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देख हम एक दूसरे से जलते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन अगर मैं मर गया तो तू किससे लड़ाई करेगा, तो तू केयरफुल रहियो, मुझसे पहले मर मत जाना। उधर वापस टेम्पल में लिंजी की टीम अंदर घुसी और अलग अलग होकर हेड मॉन्क को खोजने लगी। तभी लिंजी को एक घायल मॉन्क मिला जो बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास मलबा बिखरा हुआ था जिससे पहुंचना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ बायलू ने एक हॉरिफाइंग सीन देखा। हेड मॉन्क को वही जायंट मॉन्स्टर हवा में उछाल उछाल कर फेंक रहा था। तभी लिंजी बिना समय गवाए मॉन्स्टर के सामने कूद पड़ा और मिस्टर मैप और बायलू को इशारा किया कि हेड मॉन्क को फौरन सेफ जोन में ले जाया जाए। अब जैसे ही वो हेड मॉन्क को बचाकर ले गए, मिस्टर मैप ने घूरते हुए कहा, भाड़ में जाए सेफ जोन, मैं वापस जा रहा हूँ। हेड मॉन्क ने बायलू को भी रोका, जाओ उसकी मदद करो, मैंने भी एक बार अपने साथियों को छोड़ा था और देखो क्या हुआ। उधर मॉन्स्टर ने जोर से ग्रोल करते हुए मिस्टर मैप पर हमला कर दिया, पर लिंजी बीच में आ गया और मिस्टर मैप की जबरदस्त टक्कर झेल ली और उसे पीछे धकेल दिया। उसने उसे नॉक करके अपने किक रिएक्शन से उसे कंफ्यूज कर दिया और फिर बायलू ने इस मौके पर पीछे से उसे जकड़ लिया। तभी मिस्टर मैप ने गन निकालकर गोलियों की बौछार कर दी और लिंजी ने अपना ब्लेड उठाकर एक झटके में मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब गेम ओवर हो चुका था, लेकिन जैसे वो बाहर निकले हेड मॉन्क गायब था। दरअसल हेड मॉन्क को एक मास्टरमाइंड ने किडनैप कर लिया था, जिसने उन पर अटैक करने के लिए मॉन्स्टर का एक ग्रुप भी भेजा था। बायलू ने पूछा, क्या वो कहाँ गया? तभी एक आवाज जोर से पहाड़ी की तरफ गूंजी, बढ़िया लड़ाई थी, लेकिन अब मेरा टाइम है। अब लिंजी ने ऊपर देखा और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और बायलू का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे लगा ये सालों पहले मर चुका था। जिस पर तामसिन की आवाज गूंजी, मरना इतना आसान नहीं होता जब तुम्हारे अंदर सिर्फ बदला बचा हो। बायलू को अब याद आ गया कि तामसिन कभी हेड मॉन्क और चीफ के साथ था, लेकिन एक मिशन में उसे धोखा दिया गया था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। उसने बोला, तुमने और तुम्हारे चीफ ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तामसिन की आंखों में 30 साल पुराना जलता हुआ गुस्सा था। अब हेड मॉन्क ने उसे शांत करने की कोशिश की। बदला छोड़ दो तामसिन, ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। लेकिन तामसिन हंस पड़ा, अब छोड़ने की बात मत कर, जब मैंने 30 साल जलते हुए बिताए हैं। उसे लगा कि उन्होंने उसे अबेंडन कर दिया था, लेकिन वह वही क्रिएचर बन गया जिससे वह नफरत करता था। उसने अचानक लिंजी की तरफ देखा और कहा, एक राज खोलूं? तुम सोचते हो कि तुम हीरो हो, हकीकत सुनोगे, तुम्हारी मृत्यु जल्दी या देर से होनी ही है। पर मृत्यु से ज्यादा डरावना पता है क्या है? तुम मेरे जैसा एक मॉन्स्टर बन जाओगे, जो कि ना तो एक इंसान है और ना ही एक भूत। लिंजी ने घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है ये? तभी तामसिन हंसा और बोला, तुम्हें चीफ ने इसलिए अपने साथ रखा क्योंकि तुम खतरनाक हो। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं जब तक तुम जिंदा हो, और एक दिन वे तुम्हें मारने वाले हैं, जैसे वे अब मुझे खत्म करना चाहते हैं। लिंजी का मन अब डगमगाने लगा। सोच लो लिंजी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो ताकत सिखाऊंगा जो तुम्हारे अंदर है। इससे पहले कि लिंजी कुछ कहता, हेड मॉन्क ने झपट्टा मारा और तामसिन को पकड़ लिया, लेकिन तामसिन ने हेड मॉन्क को धक्का देकर गिरा दिया और आग का एक फायरवॉल बनाया जो उसकी ऑक्सीजन खत्म कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि हेड मॉन्क मरने से नहीं डरता, पर वो उसे इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। और उसने बोला, तुम्हें बचना है तो हेड मॉन्क से पूछो कि वह नक्शा कहाँ छिपाए बैठा है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। हेड मॉन्क ने अपना टेम्पल वहीं पर बनाया था जहाँ वो मैप था, और वो हेड मॉन्क के बोलने का वेट कर सकता था। पर हेड मॉन्क ने कंप्रोमाइज के लिए हाँ कर दी, तो तामसिन ने लिंजी को ग्रुप को छोड़ दिया। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ तामसिन। तामसिन मुस्कुराया और बोला, अब देखो खेल कैसे बदलता है। वह तामसिन
को बुद्धा की मूर्तियों के पास ले गया, जहाँ हेड मॉन्क ने अपने चेहरे से टेम्पल के नीचे की टनल को अनलॉक और ओपन कर दिया। तभी तामसिन हंसा, मुझे बस यही चाहिए था। लेकिन चिंता मत करो हेड मॉन्क, तुम्हारा चीफ भी जल्द ही तुम्हारा साथ देगा। तभी अचानक लिंजी उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आया, लेकिन हेड मॉन्क ने उसे रोक लिया। नहीं मत आओ, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। लेकिन लिंजी की आंखों में गुस्सा था, अब ये मेरी पर्सनल लड़ाई बन चुकी है। इसी दौरान दूसरी तरफ चीफ की टीम ने मॉन्स्टर की फौज से टकराना शुरू कर दिया था। डायरेक्टर लाम में एक तंग गली में डायरेक्टर खाऊ को देखा। वो खून से सना हुआ स्वॉर्ड पकड़े हुए खड़ा था और दूसरी ओर बायलू भागते हुए हेड मॉन्क को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुंगतियो पहले ही पहुंच चुका था। उसने पूछा लिंजी कहाँ है और जाना कि वो पास ही था और क्रिटिकल कंडीशन में था। तभी उसी टाइम लिंजी की मुलाकात तामसिन से हुई। उसने कहा पाथ हाइड, ये नक्शा मैंने खोजा था लेकिन गाओलियंग ने मुझसे छीन लिया। अब मैं बस उसे वापस ले जा रहा हूँ जो मेरा है। उसने लिंजी को ऑफर दिया, मेरे साथ आओ, अपनी ताकत को पूरी तरह से अपनाओ। लेकिन लिंजी ने सीधा मना कर दिया, मैं किसी जल्लाद और हत्यारे के साथ नहीं जाऊंगा। तामसिन गुस्से में आकर बोला, नादान हो तुम, अब मैं तुम्हारी ताकत खुद छीन लूंगा। लेकिन तभी दुंगतियो की एंट्री हुई। मुझे पता था कि तू यहाँ कुछ गड़बड़ करने वाला है। तामसिन ने देखा कि दुंगतियो भी गाओलियंग के भेजे हुए लोगों में से था, लेकिन उसकी मर्जी से तामसिन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो सीधा हमला करने दौड़ा। दुंगतियो ने अपनी फेमस उड़ती हुई सुइयां फेंकी, लेकिन तामसिन की आग में जलकर वो राख हो गई। तभी दुंगतियो ने छलांग लगाई और अपनी पपेट टेक्निक से खुद को बचाया और फिर कई सारे क्लोन बनाकर तामसिन पे हमला कर दिया। लेकिन तामसिन ने सारे क्लोन डिस्ट्रॉय कर दिया और पीछे से आ रहे अटैक को भी रोक लिया। फिर अचानक आवाज आई, भाई मैं नक्शा लेकर भाग रहा हूँ। मिस्टर मैप ने नक्शा उठा लिया और दौड़ पड़ा। तामसिन की निगाहें अब उसी पर टिकी हुई थी। अब वो दुंगतियो को छोड़कर मिस्टर मैप पे टूट पड़ा और दुंगतियो को उसे डिफेंड करने पे मजबूर कर दिया। तभी अनफॉर्चुनेटली लिंजी अंदर दौड़ा और तामसिन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और लिंजी के अंदर की ओल्ड सॉर्सर की डार्क पावर अचानक बाहर आई। उसकी पावर्स उससे कह रही थी कि उसे अपनी पावर्स को रिजेक्ट करने की बजाय एम्ब्रेस करना चाहिए। अब लिंजी ने कंट्रोल खो दिया और वायलेंटली तामसिन पर अटैक करने लगा। तामसिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसा लग रहा है जब तू भी मेरी तरह एक मॉन्स्टर बन गया। लेकिन लिंजी का दिमाग अब भी काम नहीं कर रहा था, वो बस तबाही मचाने को तैयार था। फिर तामसिन सिर्फ लिंजी पर फोकस करने लगा। तभी लिंजी उसके सारे अटैक्स को डॉज और डिफेंड करता हुआ नाइफ से तामसिन पे अटैक किया और उसे माउंटेन से नीचे रिवर में धकेल दिया। लेकिन उसका पागलपन यही नहीं रुका, अब उसने मिस्टर मैप पर हमला कर दिया। दुंगतियो ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी जाकर बाहर गिरा। फिर अचानक जब लिंजी ने नक्शे को काटा तो एक मिस्टीरियस ताकत जाग उठी। अब उसने खुद पर काबू पा लिया, पर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला। इसी बीच बाहर कई ऑफिसर थक चुके थे, कई तो जिंदा भी नहीं बचे थे। तभी अचानक नंगुमियन ने एक फॉर्मेशन क्रिएट किया जो सिटी को कवर कर लिया और सारे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर लेक इंसिडेंट के बाद तामसिन अचानक फिर से एक ह्यूज बॉडी के साथ खड़ा हो गया और हाई अमाउंट ऑफ हीट एमिट करने लगा। उसके शरीर से इतनी गर्मी निकल रही थी कि वह हर चीज को जला रहा था। जैसे ही वह आग वानमिन है और दूसरे लोगों तक पहुंचने वाली थी, क्विकली लिंजी बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने आग को रोका और खुद जलती लपटों में कूद पड़ा। इस बार उसकी रफ्तार हवा की तरह थी। फिर वह नंगुमियन के पास से निकला और सीधा तामसिन पे झपट पड़ा। लिंजी ने तामसिन पे एक तगड़ा मुक्का जड़ने की कोशिश की, लेकिन तामसिन ने उसे एक ही झटके में हवा में उछाल दिया। इसके बाद लिंजी ने खुद को संभाला और पानी की कई बाउंडर बना दिए और उन्हें तामसिन पे दे मारा। उधर हेड मॉन्क को पता था कि ये हमला काफी नहीं था। तब तामसिन ने फौरन हाथ बढ़ाया और लिंजी को पकड़ लिया। यार मेरी आंख कभी बुझती नहीं, समझा? मुझे तेरी अंदर की उस जबरदस्त ताकत में बड़ा मजा आ रहा है। फिर उसने लिंजी से उस शक्ति को चूसना शुरू कर दिया और यही वह चीज थी जिसको नंगुमियन को हमेशा से तलाश थी। जैसे ही तामसिन ने ताकत चूसना शुरू किया, नंगुमियन तेजी से आगे बढ़ा और तामसिन का सिर पकड़कर उसे उस जॉइंट बॉडी से बाहर खींच के निकाला और उसने बोला, मैं तामसिन को पहले ही निपटा सकता था, पर मैंने जानबूझकर उसे रोक रखा ताकि वह लिंजी के अंदर से सारी इवल एनर्जी को चूस सके। फिर भी वह उस बड़ी बॉडी का इस्तेमाल करके नंगुमियन पे अटैक करते रहा, लेकिन नंगुमियन ने एक हाथ से ब्लॉक किया और फिर तामसिन के सिर में गोली मार दी। इसके बाद लिंजी पानी में गिर गया और फिर बाद में उसके माइंड के अंदर नंगुमियन ने लिंजी को सिक्के का एक साइड चुनने को कहा और उसे अपनी डायरेक्शन चुनने की चॉइस दी। कुछ दिन
बाद लिंजी अचानक एजेंसी छोड़कर निकल गया, जबकि चीफ और हेडमोंग चाहते थे कि लिंजी अपनी अलग राह पर चले। आखिर में कई सालों की दूरी मिटाने के लिए उन्होंने मिलकर एक बियर पार्टी करने का फैसला किया और इस वक्त तक लिंजी ने कई तरह की पावर हासिल कर ली थी। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसकी दोनों आंखें चमक रही थी। क्या सच में ये कहानी यहीं पे खत्म हुई है या बस ये एक शुरुआत है? तो दोस्तों ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है। अगर फ्यूचर में यह एनिमे कंटिन्यू हुआ तो हम जरूर देखेंगे कि लिंजी की नई शक्तियाँ कितनी पावरफुल निकलती है और तामसिन क्या वो सच में खत्म हो चुका है या फिर से लौटेगा पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।